अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल हमने जो टॉपिक शुरू किया था, दैट इज अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ तंत्र युक्ति। उसमें से डेफिनेशन ऑफ तंत्र युक्ति, इंपॉर्टेंस ऑफ तंत्र युक्ति, टाइप्स और टोटल 36 तंत्र युक्तियों में से जो ऑलमोस्ट 16 तंत्र युक्तियां थी, दैट वी हैव फिनिश। नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम आवर नेक्स्ट तंत्र युक्ति, दैट इज अनेकांत। कल की जो आखिरी तंत्र युक्ति हमने देखी थी, दैट वाज एकांत तंत्र युक्ति। So today we'll start with this अनेकांत तंत्र युक्ति। So अनेकांत तंत्र युक्ति का मतलब होता है जहां पर मल्टीपल ऑप्शंस। इसके पहले वाली जो तंत्र युक्ति थी जिसमें एक ही ऑप्शन था, दैट वाज फाइनल डायग्नोसिस, फाइनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, कि जिसमें आपके पास दूसरे ऑप्शन नहीं है। बट अगर हम चक्रपाणी की जो डेफिनेशन देखते हैं कि अनेकांतो नाम अन्यतर पक्षान अवधारणम, कि दूसरा जो पक्ष है उसको भी सामने रखा जा रहा है और उसको भी कंसिडरेशन में लिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमें दिया गया है, ये बेसिकली चरक संहिता सूत्रसान 10वें चैप्टर से है, महाचतुष्पाद अध्याय, कि जहां पर इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर ये डिस्कशन हो रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पर एक ओपिनियन आता है कि केवलात् भेषजात् ऋते म्रियन्ते, मतलब कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बिना मेडिसिन के बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं उनकी डेथ होती है, बट इमीडिएटली उसके बाद और एक सेंटेंस आता है कि नचते सर्व एव भेषज उपपन्नः समुत्थिष्टेरन्, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मेडिसिन देने के बाद सभी पेशेंट्स को हम सर्वाइव कर पाते हैं। तो अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन हो गए कि कई बार बिना मेडिसिन के पेशेंट की डेथ हो रही है, और कई बार हर एक बार आप जब मेडिसिन दे रहे हो तो उसके बाद भी पेशेंट को हम बचा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर मेडिसिन देने के बाद पेशेंट के सर्वाइव होने के भी चांसेस है, और मेडिसिन देने के बाद अगर उसका लाइफ स्पैन नहीं बचा हुआ है, अरिष्ट लक्षण हमें कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो सर्टनली ऐसे पेशेंट्स को या असाध्य व्याधियों को हम नहीं बचा पाएंगे। तो अब इसी को अगर हम क्लिनिकली अप्लाइड एस्पेक्ट में देखते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो सूत्रसान पहले चैप्टर में बताया है, पुरुषम पुरुषम वीक्षण, कि हमारा जो भी एक पेशेंट होता है उस हर एक पेशेंट को या हर एक इंडिविजुअल जो हमें अप्रोच करता है, वो हर एक व्यक्ति एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग हम कंसिडर करते हैं। और इसी के कारण कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए एक पेशेंट अगर 3 या 4 डॉक्टर्स के पास जा रहा है, तो मेनी टाइम्स देयर आर चांसेस दैट द डायग्नोसिस में डिफर। तो वहां पर मल्टीपल ऑप्शंस हो रहा है कि किसी फिजिशियन के हिसाब से उसका डायग्नोसिस कुछ अलग हो रहा है, दूसरे फिजिशियन के अगर उनका अंडरस्टैंडिंग अलग हो रहा है, संप्राप्ति घटक उनके हिसाब से अलग हो रहा है, दोष दुष्य इन्वॉल्वमेंट अलग हो रहा है, तो शायद वहां पर उनके डायग्नोसिस में डिफरेंसेस आ सकते हैं। और द सेम वे जो संप्राप्ति का अंडरस्टैंडिंग होगा या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा वो सेम नहीं रहेगा। और इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर 2 वैद्य सेम पेशेंट को देखते हैं तो डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में 100% सिमिलरिटी नहीं हो सकती, कि हर एक जो फिजिशियन है उनका अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकता है। तो सर्टनली वी आर गेटिंग मल्टीपल ऑप्शंस इन द डायग्नोसिस एज वेल एज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। कुछ वैद्य जो है वो त्रिदोष एस्पेक्ट से पेशेंट को डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, या कुछ वैद्य जो है वो पंचमहाभूत एस्पेक्ट से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग धातुओं का बल उसके हिसाब से देखते हैं और अकॉर्डिंगली दे स्टार्ट द ट्रीटमेंट। सो मल्टीपल ऑप्शन सर्टनली हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं। और उसी तरह से है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन रिसर्च प्रोसेस। बेसिकली जितने ज्यादा डिफरेंसेस रहेंगे ओपिनियन में, उतना जो हमारा रिसर्च प्रोसेस होगा इट विल मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग, और फाइनल जो हमारा रिसर्च का आउटकम होने वाला है वो और ज्यादा एप्लीकेबल होगा, ज्यादा से ज्यादा उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली डिस्कशन जो हमारे डिसर्टेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, विच गिव्स अ लॉट ऑफ स्कोप टू मोर देन वन ओपिनियन। कहां कहां पर हम डिस्कशन की चीजों को लेते हैं, कि जैसे जब डिस्कशन या ऑब्जर्वेशन में जो जो चीजें हमें मिली होती है उन सभी चीजों को वन बाय वन हम डिस्कशन में ले जाते हैं, और वहां पर हमें लॉट ऑफ स्कोप होता है कि उन चीजों को हम अलग अलग व्यू से देखें। तो कई बार जो रिसर्च स्कॉलर है उनका व्यू या गाइड का व्यू, या और भी अगर आप सम कॉम्प्लेक्स फिनोमेनास आर देयर, अगर आप उनको सभी लोगों के सामने रखते तो कई बार अलग अलग व्यूज आते हैं, और वो अलग अलग व्यूज हमें अल्टीमेटली हेल्प करते हैं कि हमारा जो रिसर्च है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इन सभी का बेनिफिट जो होता है मल्टीपल ओपिनियंस का, जो हमारा रिसर्च आउटकम है वो मल्टीफैसेटेड होता है, सो दैट इट कैन बी अप्लाइड एट मल्टीपल प्लेसेस इन मल्टीपल डिसीजेस। सो सर्टनली क्लिनिकली हो या रिसर्च एस्पेक्ट में हो, एक से ज्यादा अगर ओपिनियन हमें मिल रहे हैं तो वो हमारे रिसर्च प्रोसेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब नेक्स्ट जो तंत्र युक्ति है वो है अपवर्ग तंत्र युक्ति।
इन शॉर्ट में अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो बेसिकली अपवर्ग का मतलब होता है एक्सेप्शन। अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो अपवर्गो नाम साकल्येन उद्दिष्टस्य, मतलब कोई जो कंसेप्ट है उसको एक वाइड एंगल से बताया जाता है और बाद में एक देश अपकर्षणम, उसमें से किसी चीज को आप हटा देते हो और बताते हैं कि नहीं ये चीज उससे अलग है। और इसका सब जैसे आप क्लिनिकली एक एग्जांपल यहां पर देखेंगे जो चरक संहिता का दिया गया है कि कई बार या हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं कहा जाता है कि पर्युषित अन्न, स्टेल फूड हो या रात का बनाया हुआ जो खाना हो वो हमें कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो एक तो जनरल गाइडलाइन हो गई कि कभी भी आपको जो प्रीवियसली नाइट का जो कुक्ड फूड होगा वो हमें कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ये तो हो गया जनरल, बट इमीडिएटली उसके बाद बताते अन्यत्र मांस, हरित, शुष्क शाक, फल भक्षेभ्यः। इसका मतलब हुआ कि ये जो चीजें मांस से लेके फल, इन सभी चीजों को अगर ये प्रीवियस नाइट की है तो भी आप इनको कंज्यूम कर सकते हैं। तो अब ये होगा एक्सेप्शन, क्योंकि जनरल गाइडलाइन जो आपकी थी कि हमेशा आपको फ्रेशली कुक्ड फूड लेना चाहिए, लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस इन सम मिथ्स। नाउ लेट अस सी कि इसको हम क्लिनिकली कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पथ्यापथ्य में है ना, पथ्यापथ्य में जब हम बताते हैं कि पर्टिकुलरली दोज पेशेंट्स की जिसमें लवण हम वर्ज कर रहे हैं, स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हो सकते हैं, तो उन सभी पेशेंट्स में या इवन पित्तज व्याधियों में सॉल्ट जब आप स्ट्रिक्टली उसको मना कर रहे हैं उसके बाद हम बताते हैं कि ठीक है सॉल्ट तो मना है लेकिन आप सेंधव वहां पर ले सकते हो। तो एक जनरल गाइडलाइन पहले आ गई कि लवण आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, और बाद में आपने अपवाद बता दिया कि ठीक है अगर आपको लेना है तो आप वहां पर सेंधव ले सकते हैं। उसी तरह से अम्ल द्रव्यों के बारे में बहुत सारे व्याधियों में हम पेशेंट को बताते हैं कि आपको खट्टी चीजें नहीं लेनी है, लेकिन दूसरा हमारा एक कंसेप्ट है कि हमारा आहार हमेशा षड रसात्मक होना चाहिए, तभी हम मैक्सिमम नरिशमेंट उस पेशेंट को या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पेशेंट को आप लंबे समय तक अम्ल रस से दूर नहीं रख सकते। तो इमीडिएट हमारा होता है कि अगर आपको खट्टा खाना ही है तो आपके पास ये दो ऑप्शन है, या तो आप आंवला ले सकते हैं या दाडिम जैसी चीजें जो अम्ल होने के बावजूद भी पित्त को नहीं बढ़ाती है। सो यही सभी एग्जाम्पल हम रसभेदीय जो अध्याय अष्टांगोदय का 10th चैप्टर, जहां 6 के 6 रसों में आपको एक्सेप्शन बताए हैं। जैसे कषाय रस में बताया है कि कषाय रस वाली जो सभी चीज है वो स्तंभन करने वाली है एक्सेप्ट अभया। उसी तरह से तिक्त रस में या कटु रस में बताया गया है कि तिक्त रस और कटु रस जनरली अवृश्य माना गया है, लेकिन लहसुन जैसे ड्रग, गुड़ुचि जैसे ड्रग्स ये तिक्त और कटु होने के बावजूद भी ये वृक्ष है। तो वेरी रूटीनली जब हम पथ्यापथ्य पेशेंट को एडवाइस करते हैं तो हर बार हम इस अपवर्ग तंत्र युक्ति का यूज करते हैं। उसी तरह से है जनरली जो भी वात व्याधि होते हैं वहां पर हम पेशेंट को बताते हैं कि आपको सभी दाल जो है, पल्सेस जो है उनको आपको नहीं लेना है, लेकिन एक्सेप्ट मुद्ग। तो ये भी हो गया है अपवर्ग तंत्र युक्ति। उसी तरह से है जो दुग्ध वर्ग बताया गया है कि उसमें सभी जो दुग्ध है वो रसायन बताए गए हैं, घृत जो है वो रसायन है एक्सेप्ट आविकम, यानी शिप का जो मिल्क है या उसका जो घी है वो अरुद्ध माना गया है। तो जनरल जो प्रॉपर्टी है दुग्ध की वो रुद्ध है, लेकिन ये जो आवी का दुग्ध और घृत है वो अरुद्ध माना गया है। दिस इज हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस अपवर्ग तंत्र युक्ति। अब रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। जब भी हम हमारा रिसर्च प्रोटोकॉल बनाते हैं, पर्टिकुलरली क्लिनिकल स्टडी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो क्लिनिकल स्टडी में जैसे ही आपका सिनॉप्सिस अप्रूवल कमेटी के पास आता है तो वहां पर एक तो होता है आपकी जनरल इंक्लूजन क्राइटेरिया कि ओके आई वुड लाइक टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर डिसीज, बट इमीडिएटली आपको वहां पर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया देना होगा कि ऑल कोमॉर्बिड कंडीशंस, मतलब पेशेंट्स हु आर हैविंग कार्डियक कंडीशंस, क्रिटिकल कंडीशंस या इस्चेमिक हार्ट डिसीज जैसी कंडीशंस, तो उन सभी क्रिटिकल डिसीजेस को भले जिस डिसीज पर आप काम करना चाहते हैं वो डिसीज उन पेशेंट में होने के बावजूद भी आप उनको आपकी स्टडी में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पहले तो आपने जनरली बता दिया कि ओके आई वुड लाइक टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर डिसीज, लेकिन बाद में सिनॉप्सिस में आप क्लियरली यू आर सपोज्ड टू मेंशन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कि किन किन व्यक्तियों को आप नहीं लेने वाले हैं, एंड यू हैव टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर दैट कि क्यों आप इनको नहीं लेना चाहते। तो सर्टनली एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अपवर्ग तंत्र युक्ति और एक्सेप्शन। अब नेक्स्ट जो तंत्र युक्ति है वो है विपर्य। विपर्य का वर्ड ही एक्चुअली संस्कृत में उसका जो मीनिंग है वो है अपोजिट। गुरुवादी गुणों की जब हम बात करते हैं तो गुरुवादी गुणों का जो श्लोक है उसमें सिर्फ 10 गुण आपको बताए हैं,
और 10 गुणों के बाद में आचार्य बता देते कि इनको आप अपोजिट कर लीजिए और बाकी 10 into 10, 10 plus 10 इस तरह से 20 गुणों को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर विपर्य नाम अपकृष्टात् प्रतीप उदाहरण, अपोजिट वहां पर एग्जाम्पल लेना है। जैसे ये जो कोटेशन है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये निदान स्थान के 8 चैप्टर में बताया है। निदान स्थान बेसिकली टॉक्स अबाउट निदान पंचक, और निदान पंचक में भी सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेज दिया गया है वो कॉजेटिव फैक्टर्स। तो यहाँ पर बताते हैं कि जब हर एक व्याधि के लक्षण आपको बताते हैं तो वहां पर स्पेसिफिकली लिखा गया है कि उस डिसीज के या व्याधि के जो भी कारण होंगे उन कारणों को उस व्यक्ति को कंज्यूम नहीं करना है। तो फिर क्या कंज्यूम करना है? तो विपरीतानि च उपसेरते, मतलब अगर रक्तपित्त जैसा व्याधि हो कि जहां पर उष्ण और तीक्ष्ण द्रव्यों के कारण वो व्याधि बढ़ने वाला है, तो उससे अपोजिट आपको शीत द्रव्य है या मंद द्रव्य या मृदु गुण वाले जो भी द्रव्य है उनको आपको यूज करना होगा। तो इस तरह से विपर्य का हम जो शास्त्रोक्त एग्जाम्पल है वो बताया गया है। अब क्लिनिकली लेट अस सी, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजेस आइदर वी विल ट्रीट विद द ट्रीटमेंट प्रिंसिपल दैट इज सामान्य ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, और जो दूसरा है वो है विशेष। तो बेसिकली हर एक व्याधि जो हम विशेष प्रिंसिपल पर ट्रीट करते हैं वो विपर्य कंसेप्ट पर होता है। तो उस व्याधि में जिन दोषों का इन्वॉल्वमेंट है या जिन पंच महाभूतों का एग्रेवेशन हमें देखने को मिल रहा है, एग्जैक्टली उसके अपोजिट आपको द्रव्य चूज करने होंगे। जैसे अष्टांग हृदय फर्स्ट चैप्टर में बताया कि तत्राद्या मारुतम ग्रंथि, मधुर अम्ल लवण जो रस है वो वात को कम करते हैं, कषाय तिक्त मधुरा पित्तम, बाकी जो 3 रस है तिक्त कटु कषाय वो कफ को कम करते हैं। तो जो अपोजिट रस है उनका हम यूज करते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है बेसिकली अपोजिट चीजों का या अपोजिट एंटिटीज का, वो हम हेल्दी लोगों के लिए भी यूज करते हैं एज वेल एज पेशेंट्स में भी यूज करते हैं। जैसे डाइट, पर्टिकुलरली जब हम हेल्थ या स्वस्थ व्यक्ति को अपनी स्वस्थता को मेंटेन करने के लिए जो डाइट बताते हैं, तो बताया जाता है कि स्वस्थ वृत्तिर विदिर्हितः, कि हमेशा उसका जो डाइट है वो उसके प्रकृति के अपोजिट होना चाहिए। तो अगर कोई वात प्रकृति वाला व्यक्ति है तो उसके फूड में हमेशा मधुर, अम्ल और लवण रस जो है उसका परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। तो जो भी हम प्रकृति गाइडलाइंस या जब हम प्रकृति, पर्टिकुलरली शारीरिक क्रिया डिपार्टमेंट में ये काम हमेशा होता है कि असेसमेंट ऑफ प्रकृति, और उस प्रकृति के हिसाब से उनको डाइट एडवाइस करना या उनका लाइफस्टाइल एडवाइस करना। तो प्रकृति एसेस करने के बाद उसके अपोजिट जो भी द्रव्य है, फिर वो फूड मटेरियल हो सकता है या औषधि हो सकता है, उन्हीं को हम यूज करते हैं। ट्रीटमेंट अपोजिट टू द कॉजेटिव फैक्टर्स, जैसे मेन जब ट्रीटमेंट प्रिंसिपल क्रूनी का बताया है जिसमें 3 चीजें आती है, अपकर्षण, प्रकृति विघात एंड निदान परिवर्तन। तो प्रकृति विघात जो बेसिकली है वो जो भी कॉजेटिव फैक्टर्स है, जो भी दोष शरीर में बढ़े हुए हैं, उनके अपोजिट चीजों का या उनके अपोजिट द्रव्यों का एज अ मेडिसिन आपको यूज करना होता है। रिसर्च में भी इस कंसेप्ट को एज इट इज हम यूज करते हैं प्रोटोकॉल फाइनल करते वक्त। जब भी कोई रिसर्च स्कॉलर हो या क्लिनिशियन एक रिसर्च प्रोटोकॉल बनाता है तो उसका जो ट्रायल ड्रग होता है, दैट ट्रायल ड्रग इज ऑलवेज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ विशेष प्रिंसिपल। अगर आप चाहते हैं कि सर्टन फैक्टर्स व्हिच आर इंक्रीज इन दैट पर्टिकुलर डिसीज, तो उन फैक्टर्स को कम करने के लिए आपको हमेशा अपोजिट जो भी ट्रायल ड्रग होगा वही आपको सिलेक्ट करना होगा। तो अब ट्रायल ड्रग जो अपोजिट है वो हमेशा हम गुणों के हिसाब से चूज करते हैं। जैसे तत्र रुक्षो लघु शीतः, ये जो वात की प्रॉपर्टीज बताई है, सो अगर हम वात व्याधि को डील कर रहे हैं तो इन गुणों के अपोजिट द्रव्य गुणों वाला कोई ना कोई द्रव्य हमें सिलेक्ट करना होगा एज अ ट्रायल ड्रग। तो इस विपर्य को हम एज इट इज कैन बी अप्लाइड इन रिसर्च एज वेल एज क्लिनिकल एस्पेक्ट। नेक्स्ट जो तंत्र युक्ति यहाँ पर आज हम देखने वाले वो है पूर्व पक्ष। अब पूर्व पक्ष को अगर इन शॉर्ट या नटशेल में बताया जाए तो बेसिकली इट इज एन ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन मतलब पहले एक स्टेटमेंट दिया गया और उस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए या उसको उस पर ऑब्जेक्शन आ सकता है, ऐसा कोई सेंटेंस बाद में दिया जा रहा है। इसीलिए अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, पूर्व पक्षो नाम प्रतिज्ञात अर्थ संदूषकम वाक्य। प्रतिज्ञात अर्थ मतलब एक कंसेप्ट पहले बता दिया गया और बाद में उसी कंसेप्ट पर ऑब्जेक्शन आ जाए, ऐसा कोई दूषित वाक्य बताया जा रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो दिया जाता है वो है मत्स्यान्न पैसा अव्यवहारित। हम सब जानते हैं कि जो मत्स्य है, चरक संहिता के सूत्रासन 26 चैप्टर में जहां पर विरुद्ध आहार का कंसेप्ट है, वहां पर ये एग्जांपल आता है कि मत्स्यान्न न पैसा अव्यवहारित। पहले एक जनरल गाइडलाइन बता दिया
कि किसी भी मत्स्य को दूध के साथ आपको कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ये तो हुआ जनरल स्टेटमेंट, बट इमीडिएटली उसके बाद और एक गाइडलाइन आता है कि सर्वान एवं मत्स्यान न पैसा अभ्यवरेत अन्यत्र चिलिसिमात, मतलब सिर्फ चिलिचिम नाम का जो फिश है उसी को आपको मिल्क के साथ नहीं लेना है, बाकी सभी जो फिश है उसको आप मिल्क के साथ ले सकते हैं। तो जब हम बता रहे हैं पहले कि हर एक जो फिश है वो मिल्क के साथ नहीं लेना चाहिए, और बाद में दोबारा हम बता रहे हैं कि नहीं सिर्फ चिलिचिम जो मत्स्य है वही आपको नहीं लेना चाहिए, तो पहला जो हमारा कंसेप्ट है उस पर ऑब्जेक्शन आता है। नाउ लेट अस सी हाउ दिस कंसेप्ट नीड्स टू बी अप्लाइड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट इज डिस्कस विद ऑब्जेक्शंस। जब भी हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं या उसका जब हमें डायग्नोसिस करना होता है या जब हमें उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल करना होता है, मान लीजिए कोई जैसे वेरी कॉमन क्लिनिकल कंडीशंस है उसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड कर दिया जाता है, उसमें हमें ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन ऐसी कोई कंडीशंस जो कॉम्प्लेक्स है, जहां पर फिजिशियन को ऐसा लग रहा है कि मुझे और 3 या 4 क्लिनिशियंस का ओपिनियन लेना चाहिए, तो जब आप 3 या 4 क्लिनिशियंस को वो केस प्रेजेंट करते हो, तो केस प्रेजेंट करने के बाद देयर कैन बी मल्टीपल ऑब्जेक्शंस फॉर योर व्यूज। जिस तरह से आपने उस केस को समझा है उस पर ऑब्जेक्शन आ सकते हैं। तो आपका संप्राप्ति का समझना, आपका डायग्नोसिस का जो प्रोसेस है या आपका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उस पर ऑब्जेक्शन आएंगे। एवरी क्लिनिशियन विल पुट फोर्थ देयर व्यूज, और अल्टीमेटली जो भी संदाय संभाषा होगी उसके बाद एक कॉमन प्रोटोकॉल बनाया जाता है दैट कैन बी यूटिलाइज। तो यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्शंस लिए जा रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल कंडीशन में, वो हमें हेल्प करते हैं टू रीच अप टू द प्रॉपर डायग्नोसिस एंड टू डिसाइड अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज। रिसर्च में भी उसी तरह से है। जो रिसर्च है बेसिकली उसकी शुरुआती ऑब्जेक्शन से होती है, क्योंकि हम रिसर्च के लिए ऐसा टॉपिक हमेशा चूज करते हैं जिसको जो हम प्रीवियसली एक्सेप्टेड जो थियरीज होती है उसको चैलेंज करता है। So to challenge a particular theory, it is nothing but to put an objection to that particular theory. तो जितने ज्यादा ऑब्जेक्शन आएंगे उतना जो हम रिसर्च प्रोटोकॉल बनाने वाले हैं उसमें हमें अच्छी तरह से हेल्प मिलता है, सो दैट जो आपका रिसर्च प्रोटोकॉल होगा वो अच्छी तरह से बने, और जो आपका रिसर्च प्रोसेस होगा उसमें कम से कम लूप होल रहेंगे। सो जितने ज्यादा ऑब्जेक्शन होंगे उतना आपका रिसर्च जो है वो लूप होल्स या गलतियां उसमें कम से कम हो सकती है। सो सर्टेनली ऑब्जेक्शन इज अ वेरी गुड थिंग टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। अब नेक्स्ट जो तंत्र युक्ति है वो है विधान तंत्र युक्ति। अब इस विधान तंत्र युक्ति के बेसिकली 2 मीनिंग चक्रपाणी ने ही बताए। एक खुद उनका अपना ओपिनियन है और बाद में वो और एक ओपिनियन किसी दूसरी जगह से लेके बताया जा रहा है। बेसिकली सुष्ठु संहिता का ओपिनियन है। तो पहले तो है विधानम नाम, विधानम नाम सूत्रकारस्य विधाय वर्णयति, मतलब सूत्रकार ने एक जो नियम बताया है उस तरह से उसको फॉलो किया जा रहा है। और एक एग्जांपल यहाँ पर थ्योरेटिकल एग्जांपल दिया जा रहा है कि मलायनानि बाध्यन्ते दुष्टर मात्राधिकर मलई, मतलब जो भी मलायन है उनमें जो मात्रा अधिक मल है उनके कारण दुष्टि होती है। और एक वर्ड उसमें जोड़ दिया दुष्ट ही। सो दुष्ट मलों के कारण और अधिक मलों के कारण मलायनों की दुष्टि होती है। तो कमेंटेटर को यहाँ पर ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ बातें जो है वो छूट गई है, कि सिर्फ मात्रा अधिक मल या दुष्ट जो मल है वही मलायनों को दूषित नहीं करते। और एक चीज है, इसीलिए उन्होंने बाद में ऐड किया कि दुष्टि शब्देन मलानाम हीनत्वम, मतलब सिर्फ अधिक मल नहीं, मलों का जो क्षय है वो भी उन मलायनों को दूषित करता है। और उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि मल वृद्धि गुरुतया, मतलब जो भी मलायन है उनकी हेवीनेस के कारण आपको मल वृद्धि का पता चलता है, और उन्हीं मलायनों के लघुता के कारण आपको मल संचय का पता चलता है। इवन इससे आगे जाके अष्टांगहृदय में कोटेशन आता है जो बताता है कि मलों की वृद्धि की तो हर एक व्यक्ति को आदत होती है, लेकिन मलों का जो क्षय है उनकी हमें आदत नहीं होती है, और इसीलिए मलों का जो क्षय है वो ज्यादा पीड़ा देने वाला होता है। इसीलिए we should be extra cautious in the treatment when we are dealing with मलक्षय। तो दिस इज हाउ विधान तंत्र युक्ति का यूज चक्रपाणी ने किया, और उन्होंने ये बताया कि ये जो कंसेप्ट है मात्रा अधिक मल ये इनसफिशिएंट है, और यहाँ पर आपको जो मलक्षय है वो भी ऐड करना चाहिए, तभी क्लिनिकली साउंड एक एग्जाम्पल आप दे पाएंगे। ये तो हुआ फर्स्ट व्यू जो चक्रपाणी ने रखा है। दूसरा व्यू जो उन्होंने यहाँ पर रखा केचित्तु। केचित्तु का मतलब है यहाँ पर एक एनोनिमस स्टेटमेंट वो दे रहे हैं कि प्रकरण अनुपूर्व्य अभिधान, और ये जो है ये मोर अप्लाइड है क्लिनिकली एज वेल एज रिसर्च में।
प्रकरण अनुपूर्व्या का मतलब होता है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजों को बताना। जैसे जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो वहां पर एक इंडेक्सिंग दिया जाता है सबसे पहले, तो जो इंडेक्स है वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें बताता है कि उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली। जैसे संहिता पढ़ते वक्त सबसे पहले सूत्रस्थान पढ़ना जरूरी है, देन वी विल गो टू निदान स्थान, विमान स्थान, शारी स्थान। अगर कोई व्यक्ति पर्टिकुलरली से लेबन है तो ही इज मोर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टली इनटू चिकित्सा स्थान। मान लीजिए कोई व्यक्ति है हु इज वेल वर्स्ड विद अष्टांग हृदय और उनको पता चला है कि उनको जो डिसीज हुआ है वो एक श्वास व्याधि है, तो वो डायरेक्टली श्वास का जो चैप्टर है वो खोल के उसको पढ़ने की कोशिश करेगा, एंड सर्टेनली ही विल फेस मेनी प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। इसीलिए संहिताओं को पढ़ते वक्त जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसी ऑर्डर में हमें पढ़ना होता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई इन द सेकंड ईयर हमने चरक संहिता के पूर्वार्ध को रखा और बाद में थर्ड ईयर में हमने चरक संहिता के उत्तरार्ध को रखा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि जिस तरह से धातुओं की उत्पत्ति में सबसे पहले रस, देन रक्त, मांस, मेद और शुक्र तक एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो होता है, उसी तरह से किसी भी विषय वस्तु को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिक्वेंशियल इंटरप्रिटेशन, एक प्रॉपर सीक्वेंस का होना बहुत जरूरी है। अब इस सीक्वेंस को हम क्लिनिकली कैसे यूज करेंगे, तो वो है जब हम शॉर्ट केस या लॉन्ग केस लेते हैं तो उस वक्त एक हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। जो भी केस पेपर हम भरते हैं तो जो केस पेपर्स हम पर्टिकुलरली रोग निदान हो या काय चिकित्सा हो या प्रसूति है, कौमार है, उसमें आपको 10-10 या 15-15 शॉर्ट या लॉन्ग केसेस भरनी होती है। उसका पर्पस ये है कि उतनी केसेस भरने के बाद आपको एक आइडिया आ जाए कि हिस्ट्री टेकिंग से लेके डायग्नोसिस तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि एवरी फिजिशियन इज बेसिकली ओनली इंटरेस्टेड इन द डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज, बट उस डायग्नोसिस को हमेशा अगर हम देखेंगे वो केस टेकिंग के हमेशा एट द एंड लिखा जाता है, वो कभी भी पहले नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम उस प्रॉपर डायग्नोसिस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले तो चीफ कंप्लेंट आ रही है, देन एसेसरी कंप्लेंट आ रहा है, बाद में पास्ट हिस्ट्री आ रहा है, देन फैमिली हिस्ट्री आ रहा है, और बाद में अष्टविध परीक्षा है, स्रोतस परीक्षा है। तो उस तरह से जब हम चीजों को एसेस करेंगे, उस सीक्वेंस को जब हम फॉलो करेंगे, देन ओनली वी विल बी एबल टू रीच अप टू द डायग्नोसिस। अगर हम स्किप करते जाएंगे, मान लीजिए कई बार ओपीडी लेवल पर जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जब सिर्फ हम अष्टविध परीक्षा का यूज करके डायग्नोसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देयर आर सर्टेन चांसेस कि वी विल मिस सर्टेन थिंग्स। उसी पेशेंट को जब आप आईपीडी में इन डिटेल जब एग्जामिन करेंगे आधे 1 घंटे तक और उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करके करेंगे, तो सर्टेनली जो हिस्ट्री टेकिंग है और प्रॉपर डायग्नोसिस का प्रोसेस है वो फुलफिल होगा और हमें प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में हेल्प होगी। उसी तरह से रिसर्च में भी है। रिसर्च में सबसे पहले तो हमें रिसर्च क्वेश्चन ढूंढना होता है कि किस थ्योरी को हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, क्या हमारा रिसर्च क्वेश्चन है। देन वी विल पुट फोर्थ आवर हाइपोथेसिस, फिर उसमें नल हाइपोथेसिस आएगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। उसके बाद वी विल पुट फोर्थ आवर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम हमारा मेन एम क्या है, देन व्हाट आर आवर एसेसरी ऑब्जेक्ट्स क्या है, उसके साथ में हम और किन किन चीजों को एसेस करने वाले हैं। देन मटेरियल मेथड्स आएगा, देन वी विल गो फॉर रिजल्ट, देन डिस्कशन एंड देन कंक्लूजन। तो इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को जब तक हम नहीं फॉलो करते तब तक हम प्रॉपर कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जो हमारा अल्टीमेट एम होता है कि आपका जो हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, उसका रिजेक्शन या जो एक्सेप्टेंस है, जब तक आप ये पूरी प्रोसेस फॉलो नहीं करते तो यहाँ पर एक जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। एक से दूसरे, दूसरे से चौथे, चौथे से आठवें ऐसा जंप अप नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो तंत्र युक्ति है वो है अनुमत। अनुमत का मतलब होता है एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स ओपिनियन। मेडिकल फील्ड में ये बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है। सो अनुमतम नाम एकीय मतस्य अनिवारणेन अनुमननम। एकीय मत, जब हम संहिताओं में बात करते तो संहिताओं में 4 तरह के सूत्र हमें मिलते हैं। सबसे पहला तो होता है कि जो ऑथर है उनका ओपिनियन खुद का, बाद में जो प्रतिसंस्कर्ता है उनका ओपिनियन, बाद में और भी कुछ लोग जो वहां पर पार्टिसिपेट किया होगा, और एकीय मत, एनोनिमस स्टेटमेंट। तो अनुमतम का मतलब होता है एकीय मत अनिवारणेन अनुमनम। अगर किसी व्यक्ति ने डिबेट में कोई एक ओपिनियन दिया है तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट ना करते हुए अगर हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर ले रहे हैं तो उसको हम अनुमत कहते हैं। अब यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है वो शारीस्थान अध्याय 8 चैप्टर से दिया गया है कि गर्भशल्य से जरायु प्रपातनम।
प्लेसेंटा जो है गर्भशल्य की, उसके जरायु को वहां से जो निकालना है, उसको यहाँ पर संशमन नाम दे दिया गया है, संशमनम इति एके। तो कुछ लोगों के हिसाब से उस प्लेसेंटा का निकालना गर्भ के बाद ये एक संशमन कर्म है। तो इस एकीय मत को अप्रतिषेधात, उसको कॉन्ट्राडिक्ट ना करते हुए जब आप एज इट इज एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अनुमत। और अनुमत का वाइडली हम यूज करते हैं क्लिनिकल में, जैसे है कई बार चरक संहिता में ये वर्ड पढ़ते हैं धन्वंतर्यानाम अधिकारः। तो जहां जहां पर भी औषध चिकित्सा सफिशिएंट नहीं है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शस्त्र कर्म चिकित्सा को इंट्रोड्यूस करना होगा, तो चरक वहां पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, वो सिंपली बता देते कि धन्वंतर्यानाम अधिकारः। जो शल्यविद या शल्य तंत्र के जो एक्सपर्ट होंगे वो जो बताएंगे एज इट इज हम एक्सेप्ट करते। सो बेसिकली वी आर रेफरिंग दिस पेशेंट्स टू फॉर सर्जिकल ओपिनियन। तो यहां पर हम हमारे ओपिनियन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है उसको हम एज इट इज एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। चरक संहिता में डिबेट, टोटल 7 डिबेट हमें चरक संहिता में मिलती है, और एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिबेट आत्रेय पुनर्वसु अपना एक ओपिनियन रखते हैं। तो जितने भी पहले उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे, उन सभी के ओपिनियन को उन्होंने पार्शियली एक्सेप्ट किया और बाद में बताया अपना खुद का ओपिनियन। तो दिस इज हाउ एक पोलाइट वे होता है कॉन्फ्रेंसेस में दूसरे व्यक्तियों के ओपिनियन को एक्सेप्ट करने का। वही हम आजकल उसका जो मॉडर्न फॉर्मेट है सीएमई सेमिनार्स, उसमें और एक वेबिनार भी अब ऐड हो चुका है। तो इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस में जब कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट पर आप डिस्कशन रख रहे हैं, तो उसमें देयर आर एक्सपर्ट्स व्हिच आर इनवाइटेड टू सच वेबिनार्स, है ना। 8 या 10 या 15 से जितने हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, हर एक व्यक्ति अपना अपना ओपिनियन रखता है और बाद में उनको जो भी जेन्युइन ओपिनियंस होते हैं उनको हम एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। वैसा ही है हॉस्पिटल क्लिनिकल बोर्ड डिस्कशंस। जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉस्पिटल्स कि जहां पर मल्टीपल एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल, तो वहां पर जो कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल कंडीशंस होती है उनकी वीकली मीटिंग्स होती है। उन वीकली मीटिंग्स में एवरी क्लिनिशियन हैज टू डिस्कस द कॉम्प्लेक्स कंडीशन। जहां पर उनको ऐसा लग रहा है कि उनको डाउट है, देन he will share the clinical case of that particular patient with all the experts, और बाद में जो एक्सपर्ट है वो अपने अपने व्यूज वहां पर रखेंगे, सो दैट एंटायर प्रोसेस हेल्प्स फॉर द प्रॉपर डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट। तो इसीलिए मेडिकल फील्ड में अनुमत का बहुत ज्यादा उसको यूटिलाइज हम करते हैं। रिसर्च में भी उसी तरह से जब हम रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो रिसर्च पेपर्स में जब हम साइटेशंस देते हैं, तो citations basically it's a proof that we are accepting the opinions of other persons which are relevant to our study। हमारे स्टडी को सपोर्ट करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, हमारे व्यूज को वैलिडेट करने के लिए हमें रिसर्च आर्टिकल में साइटेशंस देने होते हैं। तो हम एक एज इट इज एक कंसेप्ट वहां पर रखेंगे और एट द एंड हम उसका एक रेफरेंस देंगे। तो उन सभी ओपिनियंस को हमने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है विदाउट कॉन्ट्राडिक्टिंग द थ्योरी। सो इस तरह से हम अनुमत का यूज कर सकते हैं। इवन डिस्कशंस इन आईसी, इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमिटीज, पर्टिकुलरली जहां पर भी इंटरवेंशन होता है, उन सभी ऑल रिसर्च स्टडीज को वी हैव टू गो फॉर इथिकल क्लियरेंस। इवन अच्छे अच्छे जो रिसर्च पेपर्स हैं, उन रिसर्च पेपर्स में और फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स जो CTRI है, वहां पर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो उस CTRI के लिए आपको इथिकल कमिटी का अप्रूवल होना बहुत जरूरी होता है। तो इथिकल कमिटी का काम क्या होता है? बेसिकली हमारा जो रिसर्च प्रोटोकॉल है उसमें वो कुछ सजेशंस देंगे, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड, और उनके सजेशंस को एज इट इज विथ रिलेवेंट जस्टिफिकेशन हम जब एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम हमारे रिसर्च स्टडी को और ज्यादा साइंटिफिक बनाने के लिए या उसके जो लूप होल्स है उसको कम करने के लिए जब हम उनके व्यूज को एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट विल बी अनुमत। उसी तरह से डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी होती है। सबसे पहले मान लीजिए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा, उसमें जितने भी रिसर्च प्रोटोकॉल्स होंगे सबसे पहले तो उस डिपार्टमेंट के लोगों के सामने आएंगे, वो अपने हिसाब से उसमें सजेशंस देंगे। उसी तरह से होता है डॉक्टरल रिसर्च कमिटीज, PhD लेवल में जो DRCs होती है, उसमें भी जो सजेशंस दिए जाते हैं, उनका पर्पस यही होता है कि टू टेक दैट पर्टिकुलर रिसर्च इन प्रॉपर डायरेक्शन एंड टू एलिमिनेट द एरर्स। सर, इसका व्यवहारिक एक शब्द है अनुमति लेना, जो हम बात करते हैं ना, ये व्यवहारिक शब्द है। इसको समझने के लिए
ये प्रयोग अगर हम करें तो शायद उचित होगा। हम कई बार हमारे बड़े या हमारे सीनियर्स से हम बात करते हैं और कहते हैं कि सर की अनुमति ले लीजिए, जो मैंने फाइनल डायग्नोसिस बनाया है इसके लिए अपने सीनियर की अनुमति ले लीजिए कि ये सही है क्या। मतलब वही है कि ये अनुमति जो हमने बात कही है, तो ये उसी से साधर में रखता है मेरे ख्याल से। अच्छा, लेकिन अनुमति में क्या होगा, बेसिकली वी आर आस्किंग फॉर परमिशन, जी, है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है कि अनुमति में क्या है कि किसी का भी एक ओपिनियन हो सकता है, बस हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे संध्या संभाषा में होता है कि भाई सामने वाले व्यक्ति का व्यू है उसको भी एक्सेप्ट करना और बाद में हमारा व्यू भी रखना जी। तो थोड़ा अनुमत उस तरह से होगा कि जो भी डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका जो भी ओपिनियन होगा उसको हम कॉन्ट्राडिक्ट किए बिना एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो भी सजेशंस हमें दिए जा रहे हैं बस हम उनको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ थिंग, है ना। जो नेक्स्ट तंत्र युक्ति है वो है व्याख्यान। व्याख्यान एक्चुअली हिंदी में काफी यूज होता है वर्ड व्याख्यान, हम जनरली लेक्चर के लिए यूज होते हैं, तो लेक्चर के लिए यूज करते हैं। तो व्याख्यान है क्या, बेसिकली इट इज अबाउट इलैबोरेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स व्हिच कैन बी अंडरस्टूड इजीली बाय मासेस। मतलब इस तरह से किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना कि जो कॉमन पीपल है या जो व्यक्ति इस विषय को पहले से नहीं जानता है वो आसानी से समझ ले, इस तरह से किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना। और बहुत अच्छी तरह से यह सटीक डेफिनेशन जो यहां पर हमें मिलता है कि व्याख्यानम नाम यत् सर्वबुद्धि अविषयम, मतलब सभी लोगों की बुद्धि का जो विषय नहीं है व्याक्रियते, उसको जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब बाकी लोग उसके बारे में नहीं जान रहे हैं, आप जब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं देन दैट बिकम्स व्याख्यान। सो अब यहाँ पर एग्जांपल जो दिया है वो है मासानुमासिक वृद्धि के बारे में, जहां पर शारीस्थान अध्याय 4th चैप्टर महति गर्भावक्रांति जो चैप्टर है, जहां पर गर्भ की उत्पत्ति होते वक्त जो मासानुमासिक वृद्धि है उसमें प्रथम मास का जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में बताया जा रहा है कि प्रथम मास में जब 7 धातु जो है वो जब उस गर्भ की उत्पत्ति हो रही है तो कलुषीकृत, क्योंकि सभी धातु उसमें है और उसके कारण एक कलुषीकृत एक फॉर्म वहां पर बन रहा है। तो उसको कैसे समझेंगे, तो बताया कि एक तो उसमें अव्यक्त विग्रह, मतलब अभी उसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स नहीं है, तो खेट भूतों का मतलब है कि जैसे हमारे नाक का मल होता है कफ, उसका जैसा फॉर्म होता है वैसा ही फॉर्म यहाँ पर गर्भ का होता है। तो it is very difficult to understand how the particular development of the baby is taking place, कि पहले महीने में गर्भ कैसा दिखेगा, तो साइंटिफिकली समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप सामान्य व्यक्ति को समझाते हैं कि भाई नाक का जो मल होता है जिसको खेट कहा जाता है वो जैसे कब दिखाई देता है वैसे ही गर्भ का पहले मास में अपीयरेंस होता है। तो कॉमन मासेस को समझ में आए उस तरह से जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं दैट बिकम्स व्याख्यान। और ये भी हम वाइडली यूज करते हैं हमारी प्रैक्टिस में, जैसे explanation of the disease in simple words instead of complex medical terms। जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है, और इसीलिए शायद जब हम केस पेपर लिखते हैं ना तो उसके ऊपर एक कॉलम होता है वहां पर एजुकेशन ऑफ द पेशेंट, कि उस व्यक्ति का कितना पढ़ा लिखा है, तो उससे आपको पता चलता है कि इस व्यक्ति का अंडरस्टैंडिंग कैसा है, तो उसके हिसाब से आप उसका जो डिसीज है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्योंकि जो डिसीज है ये बेसिकली एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, और जब आप एक कॉमन मैन को उसको समझाने वाले हैं तो उसको मेडिकल फील्ड का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो अगर मैं साइंटिफिक टर्म यूज करूंगा और उसको डिसीज बड़ी अगर साइंटिफिक टर्म यूज करके डिसीज को समझाने की कोशिश करूंगा तो वो या तो समझ नहीं पाएगा या डर जाएगा। इसीलिए मैंने आज तक देखा है कि जितना बड़ा एक्सपर्ट होता है, सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, वो एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके डिसीज को समझाने की कोशिश करते हैं। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज दे एक्सप्लेन देयर डिसीज, और इसका बेनिफिट ये होता है कि दे कैन इजीली रीच अप टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट। तो उस पेशेंट के लेवल तक जाके आपको उसके डिसीज को समझाना होगा, क्योंकि उसके बुद्धि का ये विषय नहीं है। उसी तरह से ये और एक कॉमन चीज होता है बैड प्रोग्नोसिस इन सिंपल वर्ड। कई बार होता है कि मान लीजिए एक पेशेंट है जो आईसीयू में एडमिट है या क्रिटिकल कंडीशन में है, तो डॉक्टर जो है वो उस पेशेंट के रिलेटिव्स को बुलाते हैं और उनको उस पेशेंट की डिसीज की क्रिटिकल कंडीशंस को समझाने की कोशिश करते हैं। और जब हम देखेंगे कि उनका जो एक्सप्लेनेशन होता है इट इज वेरी सिंपल वर्ड्स, आसानी से उनको समझ में आ जाए, क्योंकि वो उनको समझाने के बाद जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उनको समझाना होता है कि कौन सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको चूज करना है। तो व्याख्यान इस तरह से कैन बी अंडरस्टूड या इस तरह से यूज होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। रिसर्च भी उसी तरह से है।
कल भी मैं एक तंत्र युक्ति में बात कर रहा था कि ट्राइलिंगुअल कंसेंट, जब भी हम कंसेंट लेते हैं तो वो 3 लैंग्वेज में होती है, पहले इंग्लिश में है, बाद में हिंदी में है और तीसरा है रीजनल लैंग्वेज में। सो इथिकल कमेटी में ये इंसिस्ट किया जाता है कि आप हमेशा मिनिमम 3 लैंग्वेजेस को रखो, बिकॉज यू डोंट नो कि आपका जो रिसर्च पार्टिसिपेंट है उसका एजुकेशन कहाँ है, वो किस स्टेट को बिलोंग करने वाला है। तो जितना रीजनल लैंग्वेज में आप जाएंगे उतना उस रिसर्च को हम आसानी से कंसेंट या वो जो पेशेंट है, जो उसका पार्टिसिपेंट होने वाला है इस रिसर्च स्टडी का, वो आसानी से इसको समझ सकता है। और एक चीज होती है जिस पर हमें जो रिसर्च पार्टिसिपेंट है उसका साइन लेना होता है, वो है पेशेंट इंफॉर्मेशन शीट। अब क्या है पेशेंट इंफॉर्मेशन शीट? बेसिकली तो जो भी हम रिसर्च करने वाले हैं, उसके बॉडी पर जो भी हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, उस एक्सपेरिमेंट के जो भी एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस है या कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उस हर एक चीज को हमें वहां पर लिखना होगा, कितने दिनों तक वो रिसर्च स्टडी होगा। और एक चीज उसमें जुड़ती है, वो है एसेंट एंड कंसेंट का पार्ट। तो ये सभी चीजें हमें सिंपल वर्ड में या रीजनल लैंग्वेज में उस पेशेंट इंफॉर्मेशन शीट में लिखनी होती है। इसका प्रिंट आउट हमें पेशेंट को देना पड़ता है, पेशेंट ये खुद पढ़ता है और बाद में वो सिग्नेचर करके हमें वापस करता है कि ही हैज अंडरस्टूड कि वो एक रिसर्च स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहा है, कि उस पर एक एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है एंड ही इज विलिंगली पार्टिसिपेट इनटू दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट एंड इट इज वेरी मच मैंडेटरी। बिना कंसेंट के किसी भी पेशेंट को हम हमारे रिसर्च स्टडी में एनरोल नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस रिसर्च स्टडी को एक सिंपल लैंग्वेज में हम पेशेंट इंफॉर्मेशन शीट में बनाते हैं। उसी तरह से एसेंट एंड कंसेंट, अगर 18 इयर्स ऑफ एज या उससे ज्यादा पेशेंट का एज है तो खुद कंसेंट दे सकता है, लेकिन अगर उससे कम एज है, 18 इयर्स है, तो हमें एसेंट लेना होगा। एसेंट एज वेल एज कंसेंट दोनों वहां पर जरूरी है। तो दोनों में जब हम जो वर्डिंग यूज करने वाले, दैट शुड बी वेरी मच सिंपल सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड। मान लीजिए आपका पार्टिसिपेंट जो है वो पेडियाट्रिक है, मान लीजिए बाल रोग डिपार्टमेंट कोई रिसर्च कर रहा है और जहां पर आपका जो पार्टिसिपेंट है वो 5 साल का 10 साल का है, तो वहां पर उसको समझाना, उसके पेरेंट्स को समझाना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट एंड दैट्स व्हाई अ वेरी सिंपल लैंग्वेज नीड्स टू बी यूज्ड। नेक्स्ट जो तंत्र युक्ति है वो है संशय तंत्र युक्ति। एज द वर्ड इटसेल्फ मीन्स डाउट, है ना। तो एक कंसेप्ट बताया जाता है और उस कंसेप्ट के दोनों व्यूज को सामने रख दिया जाता है या मल्टीपल व्यूज को सामने रख दिया जाता है और बाद में कंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे चरक संहिता में एक डिस्कशन आता है काल मृत्यु और अकाल मृत्यु का, तो एट द एंड ऑफ दैट टॉपिक हमें यह समझ में नहीं आता है कि काल मृत्यु सही है या अकाल मृत्यु सही है। तो जब किसी टॉपिक के दोनों व्यूज को बता के एक जो रीडर है उस पर छोड़ दिया जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, देन इट क्रिएट्स सर्टेन डाउट्स इन द माइंड ऑफ द रीडर। तो संशयो नाम विशेष आकांक्षा अनिर्धारित उभय विषय ज्ञानम। तो किसी भी विषय के मल्टीपल एस्पेक्ट्स या फैसेट्स को बताना और बाद में अनिर्धारण, उसका कोई कंक्लूडिंग स्टेटमेंट नहीं देना कि इसमें से क्या सही है क्या गलत है। जैसे ये सूत्रस्थान 11th चैप्टर में जो है वो कि उत्पत्ति कैसे हो रही है, तो यहां पर बताया कि माता पिता स्वभाव परनिर्माण यदृच्छा, इन सभी कारणों के, ये सभी जो कारण है ये किसी भी ह्यूमन बीइंग के उत्पत्ति में कारण है। तो यहाँ पर अभी डाउट होता है कि इसमें से कौन सा कारण सही है, या सिर्फ माता है या पिता है या स्वभाव है। तो इस तरह का जब टॉपिक बताया जाता है तो दैट क्रिएट्स डाउट्स एंड दैट इज संशय। और कई बार ये जो संशय है बेसिकली इट इंक्रीजेस द इंक्विजिटिवनेस ऑफ द ऑडियंस आल्सो। रूटीन जब हम मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाते तो कई बार हम एक क्वेश्चन सामने रखते हैं ऑडियंस के सामने, और बाद में जो ऑडियंस है वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। सम persons will be in the favor, some persons will be in the opposed, and then they start debating the things, और बाद में simultaneously they start understanding, और उनका जो डाउट है वो अपने आप क्लियर होता जाता है। So जैसे क्लिनिकली हम देखेंगे कि डाउट्स आर रेज इन द प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जो मैं बता रहा था कि क्लिनिकल बोर्ड्स का जो डिस्कशन होता है उसमें जो प्रॉपर डायग्नोसिस तक वो पहुंचते हैं उसके पहले देयर आर मल्टीपल डाउट्स। उन मल्टीपल डाउट्स को वन बाय वन वो क्लियर करते हैं और बाद में दे कैन रीच अप टू द प्रॉपर डायग्नोसिस। जैसे डायग्नोसिस के पहले इट इज वेरी मच मैंडेटरी दैट वी नीड टू गो फॉर व्याधि विनिश्चय, और वो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो जो क्लिनिकल कंडीशन हम देख रहे हैं वैसे ही क्लिनिकल कंडीशन बहुत सारे डिसीजेस में देखने को मिल सकती है। तो मान लीजिए वो क्लिनिकल कंडीशन अगर 10 व्याधियों में देखने को मिल रही है तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द 10 डिसीजेस। तो वहां पर होगा कि उन 10 में से अभी हमें एक ही डायग्नोसिस करना है।
तो उस एक डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए हमें एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच वहां पर लेना पड़ता है, और एक एक जो उसमें से प्रोबेबल डायग्नोसिस है वो हम वहां से निकालते जाते हैं, एंड अल्टीमेटली जो लास्ट डायग्नोसिस बचता है दैट हेल्प्स अस टू रीच अप टू द प्रॉपर डायग्नोसिस। हाँ, और एक अनुमान परीक्षा जो विमानस्थान 4th चैप्टर है, जहां पर अनुमान परीक्षा का क्लिनिकल एग्जांपल्स आपको बताए, वहां पर एक कोटेशन आता है कि गूढ़लिंग व्याधि उपशय अनुक्षेप परीक्षित। व्हाट इज गूढ़लिंग व्याधि? गूढ़लिंग व्याधि एक ऐसा व्याधि है जो आसानी से हमें समझ में नहीं आ रहा है, सो इट मींस वी हैव डाउट्स कि इस व्यक्ति का या इस पेशेंट का क्या डायग्नोसिस है, इसमें हमें डाउट है। इसीलिए कैसे परीक्षा करेंगे? उपशय अनुक्षेप परीक्षित। उनको हम कुछ मेडिसिन दे रहे हैं, मेडिसिन से अगर उनको अच्छा लगा तो डायग्नोसिस ए विल बी देयर, मेडिसिन से उनको उपशय नहीं मिल रहा है देन द डायग्नोसिस बी विल बी देयर। सो जितने भी गूढ़लिंग व्याधि होते हैं वहां पर जो संचय क्रिएट किया जाता है और उसके बाद उपशय और अनुपशय का यूज करके हम प्रॉपर डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं। तो सर्टेनली डायग्नोसिस हेल्प्स अस टू रीच अप टू द प्रॉपर डाउट हेल्प्स अस टू रीच अप टू द प्रॉपर डायग्नोसिस। रिसर्च प्रोटोकॉल में भी इसी तरह से है। जब भी हम रिसर्च प्रोटोकॉल बना रहे हैं, उस वक्त जब हम रिसर्च प्रोटोकॉल बनाते हैं तो हम दोनों चीजें सामने रखते हैं सिनॉप्सिस में कि दिस विल बी माय नल हाइपोथेसिस एंड दिस विल बी माय अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इन द बिगिनिंग ऑफ रिसर्च स्टडी वी डोंट नो कि इसमें से क्या सही होने वाला है। हो सकता है कि आफ्टर द एंड ऑफ एंटायर स्टडी नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो ट्रायल ड्रग आपने यूज किया था वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है और आपका जो ट्रायल ड्रग है वो वहां पर जेन्युइन रिजल्ट देने के लिए फेल हुआ है। तो इन द सिनॉप्सिस बेसिकली वी आर रेजिंग द डाउट्स कि वी डू नॉट नो वेदर द ड्रग विल वर्क और नॉट, और उस डाउट को क्लियर करने के लिए एक एंटायर रिसर्च प्रोसेस को जनरेट किया जाता है, और एट द एंड ऑफ दैट रिसर्च प्रोसेस क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं? रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हमें रिसर्च का पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, एंड फाइनल जो उसका कंक्लूजन होता है वहां तक हम पहुंचते हैं। तो बेसिकली डाउट जो है इट हेल्प्स अस टू रीच अप टू द it helps us to validate our research. So that's why Sanchay is very much important to clear the doubts and to clear the loopholes for a particular research study. Now let us see the next tantra yukti, that is atitavekshan. अतीत वर्ड हिंदी में भी यूज होता है। अतीत का मतलब होता है पास्ट, अवेक्षण का मतलब होता है देखना। सो अतीतावेक्षण इज नथिंग बट रिविजिटिंग द ओल्डर कंसेप्ट्स। जो कंसेप्ट्स ऑलरेडी हम पहले सूत्र स्थान में पढ़ चुके हैं उसी को दोबारा हमें पढ़ने के लिए जब कहा जाता है वो हो गया अतीतावेक्षण। जैसे जो एग्जाम्पल यहां पर दिया है वो चिकित्सा स्थान में से कि साकुटी तच्छयनम ज्वरम संचमयति, अभी कि ज्वर में जो लंघनम स्वेदनम कालो यवागुस्तिक्तको रसा, ये जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें स्वेदन है। तो स्वेदन के लिए अभी कौन सा स्वेदन चूज किया जाए? तो कुटी स्वेदन। इवन अगर हम सन्निपातिक स्वेदन में देखें तो सन्निपातिक ज्वर में देखें तो वहां पर बताया कि वहां पर त्रयोदश स्वेदन देने चाहिए। तो वहां पर फिर से आपको त्रयोदश स्वेदन के जो प्रकार है वो डिस्क्राइब नहीं करने वाले, और इसीलिए वहां पर कहा जाता है कि स्वेद अध्याय विहित कुट्यादिकम अतीतम अवेक्षते। तो इसको पढ़ने के लिए आपको पीछे जाना होगा। सो दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव रेफरेंसिंग। आप इसके पहले जो चीज बता चुके हैं उनको देखिए, वहां पर आप देख लीजिए, सो दैट इट विल क्लियर योर डाउट्स एंड इट विल हेल्प यू टू ट्रीट द पेशेंट प्रॉपर्ली। अब क्लिनिकली कैसे इसको यूज करते हैं हम? आर पास्ट सक्सेस स्टोरीज है ना, पर्टिकुलरली वैद्य मित्रम में मैं जो भी अभी कुछ पास्ट 8 या 10 दिनों से मैं फॉलो अप कर रहा था, तो बहुत सारी जो सक्सेस स्टोरीज है, क्लिनिकल केसेस है, वो डिस्कस हो रही है। अब ये जो क्लिनिकल केसेस है या जो सक्सेस स्टोरी है, ये जिस फिजिशियन ने इनको प्रेजेंट किया है उनको हेल्प करती है। साथ में जो ऑडियंस है, मान लीजिए उनके पास भी अगर कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है, देन दे विल रिविजिट द प्रेजेंटेशन, क्योंकि इसके पहले मैंने ये पेशेंट देखा था, इनको मैंने इसी तरह से ट्रीटमेंट देते हुए देखा है, so that we can treat that particular patient in the same way. So जितनी भी हमारी पास्ट सक्सेस स्टोरीज होती है, ये हमें हेल्प करते हैं कि फ्यूचर में जो भी व्याधि हम पेशेंट हम देखेंगे उनके ट्रीटमेंट में हमें हेल्प होगा। So that is revisiting again ancient concepts or older theories. The same is also acceptable for diagnosis. आज मैंने पर्टिकुलर एक पेशेंट का जो डायग्नोसिस किया है और उस डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए जो मैंने मेहनत की है, वैसा ही अगर पेशेंट दोबारा मेरी ओपीडी में आता है, देन माय जॉब बिकम्स वेरी इजी।
तब मुझे उतना ज्यादा समय या उतने ज्यादा रिसोर्सेस मुझे नहीं यूज करने होंगे, बिकॉज माई पास्ट एक्सपीरियंस विल हेल्प मी टू क्लियर द डाउट्स एंड टू अंडरस्टैंड और टू डायग्नोज द डिसीज एज वेल एज टू ट्रीट द इंडिविजुअल। सो इसीलिए अतीतावेक्षण हमें हेल्प करता है। उसी तरह से पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, इसके पहले जब भी हम पेशेंट्स की फैमिली हिस्ट्री लेते हैं या पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, इसका पर्पज ही ये होता है कि आज उनको जो डिसीज हुआ है कि वेदर दैट डिसीज इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू एनी पास्ट डिसीज। क्योंकि अगर इसके पहले वो डिसीज हुआ है तो इसका मतलब है दोबारा होने के बाद द इंटेंसिटी विल बी मोर, तो आपका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होना चाहिए दैट विल बी मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज अतीतावेक्षण। रिसर्च में पास्ट रिसर्चेस, जब भी हम कोई नया रिसर्च प्रोटोकॉल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम जितने भी उसके पास रिसर्चेस होते हैं, और उसका सबसे आसान जरिया होता है गूगल। मान लीजिए कोई टॉपिक हमारे दिमाग में है कि हम इस पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो इमीडिएट हम उसको गूगल करते हैं, या जितने भी रिसर्च पोर्टल्स है आयुर्वेद के, जैसे आयु जर्नल का है या आयुष के है या धारा है, इन सभी को हम एक बार सर्च करते और वहां पर देखते कि इसके पहले कोई काम तो नहीं हुआ है। तो बेसिकली इट्स अ रिडक्शनिस्ट अप्रोच कि अगर इसके पहले कोई काम हुआ है तो कहां तक हुआ है, किन एस्पेक्ट्स पर काम नहीं हुआ है। सो दैट विल हेल्प अस टू गो इन अ फर्दर वे और टू कैरी द रिसर्च एट द नेक्स्ट लेवल। जब तक हम उन पास्ट रिसर्चेस को नहीं देखेंगे, देयर आर चांसेस ऑफ रिपीटेशंस। मान लीजिए कोई रिसर्च किसी व्यक्ति ने इंडिया में किसी जगह पे कर लिया है, मैंने पास्ट रिसर्चेस को वेरीफाई नहीं किया, तो हो सकता है कि वही रिसर्च में दोबारा करूंगा, और जो व्यक्ति दोबारा वो रिसर्च करता है उसको उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी चीज पर रिसर्च करना चाहते हैं तो पहले आपको देखना होगा कि दुनिया में इसके पहले किसी व्यक्ति ने इस पर काम किया है। अगर नहीं है, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द पेटेंट राइट्स फॉर दैट पर्टिकुलर रिसर्च। तो जो भी हमारे पास रिसर्चेस है, जो भी हम देखते हैं, इट हेल्प्स अस टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड एरिया, कि उस डिसीज के बारे में या उस ड्रग के बारे में ऐसा कोई व्यू है, एस्पेक्ट है जिस पर अब तक स्टडी नहीं हुआ है। तो अगर मैं वो लेता हूं तो इजीली इट विल बी एक्सेप्टेड इन द डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटीज एज वेल एज इट इज वेरी इजी टू गेट द इथिकल क्लियरेंस फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। सो प्रीवियस रिसर्च स्टडीज आर ऑलवेज कोटेड इन द डिसर्टेशन। डिसर्टेशन में जब हम कोट करते हैं तो पुराने सभी रिसर्चेस है वहां पर हमें कोट करना जरूरी है, और वहां पर ऐसा कोई भी रिसर्च नहीं होना चाहिए which is having the same aims and objectives, same trial drugs to that of yours. Otherwise, it will not be accepted. Next जो है exactly इसके opposite. This is for prospective referencing. अनागतावेक्षण। अतीतावेक्षण जो पास्ट थियरीज थी उनको हम रिविजिट कर रहे थे। अनागतावेक्षण, अनागत मतलब जो अब तक नहीं आया है, अवेक्षण उसको देखना। तो जो कंसेप्ट जो अब तक हमने नहीं पढ़ा है, जो हमें फ्यूचर में पढ़ना है, उसके बारे में एक सिर्फ टाइटल देके छोड़ दिया जाता है कि इसको हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अनागतावेक्षणम नाम यद अनागतम विधिम प्रमाणीकृत्य अर्थ साधनम। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया, तिक्त सर्पिशः इत्यादि अनागत अवेक्षणेन उच्यते। तो देयर आर मेनी ड्रग, मान लीजिए हम ज्वर चैप्टर में पढ़ रहे, तो ज्वर चैप्टर में कुछ ऐसे ड्रग्स के फॉर्मुलेशन या नाम आते हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि ये हम जो लेटर चैप्टर में भी रक्तपित्त है या उसके बाद वाले जो चैप्टर है वहां पर ये फॉर्मुलेशंस बताए, तो वहां पर हम इन डिटेल वहां पर इसको पढ़ेंगे। सो दिस इज हाउ, जब आप प्रोस्पेक्टिव रेफरेंसिंग करते हैं, दिस इज अनागतावेक्षण तंत्र। अब कैसे इसको अप्लाई करेंगे? फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज। जब हम आज किसी पेशेंट को देख रहे हैं तो आज ही उसको देखने के बाद हम बताते कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द पर्टिकुलर डिसीज। हमें ये पेशेंट को बताना बहुत जरूरी है इथिकली भी कि हाउ द डिसीज इज गोइंग टू प्रोग्रेस, एंड दैट शोज द सीवियरिटी ऑफ द डिसीज, सो दैट द पर्सन कैन अंडरस्टैंड द डिसीज इन अ बेटर वे एंड इमीडिएटली ही कैन सिलेक्ट द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। उसी तरह से है फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस। आज जो उसका डिसीज है, अगर उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो हमें आज ही बताना होगा। कौन कौन से ऑप्शंस है उसके, वो बताने के बाद व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस दैट वी आर सपोज्ड टू टेल। सो दैट इज अनागतावेक्षण तंत्र युक्ति इफ द पर्सन इज नॉट प्रॉपर्ली ट्रीटेड। इंद्रिय स्थान, इंद्रिय स्थान एंटायरली टॉक्स अबाउट अनागतावेक्षण। कुछ लक्षण आज हम देख रहे हैं और उसके बाद हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मे बी इन फ्यूचर द पर्सन मे डाई। फिर वो 1-2 दिन हो सकता है, कुछ वीक्स हो सकते हैं, कुछ मंथ हो सकते हैं। सो फ्यूचर के बारे में जब हम आज प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो दैट विल बी प्रोस्पेक्टिव थिंकिंग, एंड सर्टेनली दैट हेल्प्स अस टू सिलेक्ट वेदर वी शुड ट्रीट द पेशेंट और वी शुड
take proper consent from the patient's relatives that the person is not going to survive. If they permit, then only we should start the treatment. So this is how we can save ourselves from Consumer Protection Act. Now, research में जब भी हम रिसर्च करते हैं तो एट द एंड ऑफ आवर रिसर्च वी हैव टू स्टेट द फर्दर स्कोप ऑफ रिसर्च स्टडी, क्योंकि रिसर्च जितने भी होते हैं वो बहुत पिन पॉइंट होते हैं, बहुत प्रिसाइज होने चाहिए. वी कैन नॉट हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, वी कैन नॉट हैव मल्टीपल एम्स. तो जितने प्रिसाइज हमारा होगा उतना हमारा रिसर्च का वेटेज बढ़ने वाला है. तो जब किसी रिसर्च वर्क को हम करते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि इसमें और इतने सारे व्यूज है जो अभी भी रिसर्च करना बाकी है, तो रिसर्च आर्टिकल को कहीं पर भेजते वक्त हम बाद में वहां पर एक कॉलम ऐड, ये टॉपिक ऐड करते हैं, व्हाट इज द फर्दर स्कोप ऑफ द रिसर्च स्टडी, कि इसमें और क्या क्या हो सकता है. सो दैट इज अगेन प्रोस्पेक्टिव. तो जो भी व्यक्ति आपका रिसर्च पढ़ेगा उसको ये पता चलेगा कि स्टिल देयर इज अ वे ऑफ डूइंग द पर्टिकुलर रिसर्च इन द ऑन द सेम टॉपिक विद दिस पर्टिकुलर थिंग्स. तो ये जो भी फर्दर स्कोप ऑफ रिसर्च स्टडी होता है, ये रिसर्चर्स को हेल्प करता है टू सिलेक्ट द न्यूअर एंड न्यूअर टॉपिक्स जिस पर आज तक काम नहीं हुआ है. ऑल्सो आज के हमारे जो भी रिसर्चेस है वो हमें हेल्प करते हैं टू डिसाइड द फ्यूचर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स. आज कोविड के बारे में जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स थ्रू आउट इंडिया में चल रहे हैं, इन फ्यूचर वो हमें हेल्प करेंगे कि रिसर्च का एक स्टैंडर्ड कोविड को ट्रीट करने के लिए व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, या हाउ वी नीड टू अप्रोच इन द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ अ न्यूली ओरिजिनेटेड डिसीजेस. सो सर्टेनली ये जितनी भी न्यूली ओरिजिनेटेड डिसीजेस है उनको किस तरह से डील करना, उसके लिए हमें यह तंत्र युक्ति हेल्प करती है. नाउ नेक्स्ट तंत्र युक्ति स्वसंज्ञा. संज्ञा का मतलब होता है एक्चुअली टेक्निकल टर्म. सो स्वसंज्ञा इज बेसिकली अ साइंटिफिक टेक्निकल टर्म which is limited to that particular science. ये दूसरी जगह पे यूज नहीं होती है. जैसे आयुर्वेद में अगर हम बात करें, स्वसंज्ञा नाम या तंत्रकारैः व्यवहारार्थम संज्ञा क्रियते. जिन्होंने भी यह तंत्र क्रिएट किया है, जो भी इसके पायोनियर है, उन्होंने व्यवहार के लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स को कॉइन किया गया है जो उन्होंने नई इंट्रोड्यूस की है, जैसे जेंताक्स स्वेदे, होलाक्स स्वेदे. इस तरह की टर्मिनोलॉजी हमें बाकी दूसरे आयुर्वेदिक बुक्स में देखने को नहीं मिलती है. सो द टेक्निकल टर्म्स व्हिच आर लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर साइंस आर कॉल्ड एज साइंटिफिक टेक्निकल टर्म्स. तो उनका हम कहां पर यूज करते हैं? तो ईच एंड एवरी साइंस इंक्लूडिंग मेडिकल साइंस हैज गॉट इट्स ओन टेक्निकल टर्म्स. जैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी व्हाइल राइटिंग द केस शीट, जब भी हम केस शीट लिखते हैं तो बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स को हम यूज करते हैं. तो वो जो टेक्निकल टर्म्स है, भले पेशेंट का रिलेटिव या पेशेंट हु इज नॉन मेडिको अगर वो पढ़ने की कोशिश करेगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज रिटन इन दैट पर्टिकुलर केस पेपर. सो ऑल द मेडिकल टर्मिनोलॉजीज आर ऑल द साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज एंड दैट आर रिटन so that only medical person can understand the disease in a better way. So that's why हर एक साइंस में अपने अपनी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज होती है. इवन पर्टिकुलरली जब हम आयुर्वेद में बात करते हैं तो जब हम लक्षण लिखते हैं तो ये इंसिस्ट किया जाता है कि हम जो संस्कृत की जो टेक्निकल टर्म्स है उनको हम लिखिए. जैसे रुजा है, शूल है, हस्तपाद शूल है, इनको अगर हम लिखेंगे दैट विल बी मोर रिलेवेंट टू आयुर्वेद एंड इट विल हेल्प द क्लिनिशियन as well as whosoever sees your paper. उसको ये समझने में आसानी होती है कि the person who has treated this particular individual is well versed in Ayurveda. निदान पंचक, हेतु, पूर्वरूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति, these are all technical terms. इनकी अपनी definitions है. तो all the technical terms will have certain their own technical definitions. उसी तरह से रिसर्च में भी टेक्निकल टर्म्स का यूज होता है. जैसे एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है कि हमें हमेशा रिसर्च स्टडी को लिखना होता है कि व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च स्टडी योर इज. तो सिंगल ब्लाइंड पैरेलल ग्रुप एक्टिव कंट्रोल स्टडी अब क्या है? तो अ साइंटिफिक पर्सन कैन इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि सिंगल ब्लाइंड का मतलब है कि द फिजिशियन नोज कि कौन से ग्रुप में कौन सा मेडिसिन दिया जा रहा है. पैरेलल ग्रुप मतलब दोनों जो ग्रुप है आपके, 2 या 3 जो भी होंगे, उसमें एक साथ ट्रीटमेंट शुरू हुआ है. देन एक्टिव कंट्रोल, एक्टिव कंट्रोल की जगह पे और एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो स्टैंडर्ड कंट्रोल. मतलब आपके जो 2 ग्रुप है उसमें एक में तो आपका ट्रायल ड्रग यूज हो रहा है और दूसरे में स्टैंडर्ड ड्रग जिसके रिजल्ट ऑलरेडी प्रूवन है. फिर वो आयुर्वेद का हो सकता है या मॉडर्न का हो सकता है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सिंगल ब्लाइंड पैरेलल ग्रुप एक्टिव कंट्रोल स्टडी. उसी तरह से प्लेसिबो कंट्रोल स्टडी. तो हर एक साइंस की अपनी अपनी टेक्निकल टर्म्स होती है सो दैट
इट कैन बी इजीली एक्सप्रेस एंड अंडरस्टूड बाय साइंटिफिक पीपल। तो आयुर्वेद जब हम बताते हैं कि इट्स अ साइंस ऑफ लाइफ, तो सर्टेनली इट इज हैविंग इट्स ओन टेक्निकल टर्म्स। हाँ, और एक चीज मैं शेयर करना चाह रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स, इनका काम ही यही होता है कि ऑल ओवर इंडिया में दिस पीपल आर कंटिन्यूअसली एंगेज इन वेरियस काइंड्स ऑफ सेमिनार्स फॉर टेक्निकल टर्म्स। फिर हर एक जो साइंस होता है उनके टेक्निकल टर्म्स को चूज करते हैं, उनकी डेफिनेशंस को लिखते हैं और बाद में उसके कोश या उनके कंपाइलेशंस बनाए जाते हैं। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद या IPGT&RA, वहां पर ये काम हुआ था, जितनी भी आयुर्वेद की संहिताओं में क्लिनिकल टर्म्स या नॉन क्लिनिकल टर्म्स है उनको इकट्ठा किया गया था। तो अगर हमें किसी भी क्लिनिकल टर्म को देखना है या उसका मीनिंग देखना है, तो अगर हम आयुष की वेबसाइट पर जाते हैं तो ये जो पूरा का पूरा कंपाइलेशन है वो वहां पर अवेलेबल है। सो इट इज वेरी इजी फॉर अस, पर्टिकुलरली फॉर द रिसर्चर्स। जितने भी रिसर्चर्स होते हैं उनको इन टेक्निकल टर्म्स का मीनिंग समझने में आसानी हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट तंत्र युक्ति इज ऊह्य तंत्र युक्ति। ऊह्य इज बेसिकली कंसिडर्ड एज द अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन लॉजिक। सो ऊह्यम नाम यत् अनिबद्धम ग्रंथे, जो उस ग्रंथ में नहीं बताया गया है लेकिन तर्कत्वेन आप आपका लॉजिक वहां पर यूज कीजिए और बाद में आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दिस इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन अर्थापत्ति एंड ऊह्य तंत्र युक्ति। अर्थापत्ति में भी इसी तरह से न नक्तम दधि गुंजी, कि रात तो दही नहीं खाना चाहिए, तो हमने इंटरप्रिटेशन कर लिया कि दिन में नहीं खाना चाहिए, बट वहां पर लिमिटेशन है। बट ऊह्य तंत्र युक्ति में इट इज वेरी वाइड इमेजिनेशन, और इसीलिए ऊह्य तंत्र युक्ति जो है उसका स्कोप अर्थापत्ति से बहुत ज्यादा है। जैसे एक कोटेशन यहां पर जो दिया है कि द्रव्यम अयौगिकम मन्येत तत् अपकर्षित। जैसे जितने भी शास्त्र में फॉर्मुलेशंस बताए गए हैं, तो उन फॉर्मुलेशन, मान लीजिए किसी एक फॉर्मुलेशन में 25 से 28 ड्रग है और पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद वैद्य को अगर ऐसा लगता है कि 28 में से 2 या 3 ड्रग मेरे पेशेंट के लिए अच्छे नहीं है, तो उनको यहां पर लिबर्टी दे दी कि उन 2 या 3 ड्रग को आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो द्रव्यम अयौगिकम मन्येत, when the physician feels that these 2 or 3 drugs are not suitable for my patient, certainly he has got the liberty कि उसी फॉर्मुलेशन को उसी नाम के साथ लेकिन 2 या 3 ड्रग रिमूव करके वो बना सकता है। और इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा, महाकषाय, चरक संहिता सूत्रसंध 4 चैप्टर में जो 50 महाकषाय बताए, या जितने भी चरकोक्त और सुश्रुतोक्त गण हैं, उन गणों का आप एज इट इज भी यूज कर सकते हैं या उनको मॉडिफाई करके, मतलब जो ड्रग उसमें नहीं है वो आप ऐड कर सकते हैं, या जो ड्रग उसमें है आपको लग रहा है कि दे आर नॉट सुटेबल, आप उनको रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर ऊह्य तंत्र युक्ति। नाउ लेट अस सी क्लिनिकली हम इसको कैसे यूज करते हैं। बेसिकली अनुमान प्रमाण इन द प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस, तर्क अनुमानम नाम तर्को युक्ति अपेक्षा। सो बिना तर्क के अनुमान प्रमाण नहीं हो सकता। सो जितने भी क्लिनिशियन होते हैं दे कैन नॉट मूव अ सिंगल स्टेप विदाउट तर्क। तो हमारी डायग्नोसिस की प्रोसेस में ऊह्य तंत्र युक्ति के बिना जब भी हम अनुमान प्रमाण का यूज कर रहे हैं, बेसिकली वी आर यूजिंग ऊह्य तंत्र युक्ति। जैसे महाकषाय और औषधि गण मैंने बताया, वैसे ही है हाइपोथेसिस के बारे में या इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। जो भी डाटा हमें मिलने वाला है उसका इंटरप्रिटेशन जब आप करने वाले हैं, तो वहां पर आपको एक वाइड एस्पेक्ट मिलता है कि उसके बारे में आप और सोचे कि हाउ द डाटा कैन बी इंटरप्रिटेशन। सो दैट इज बेसिकली ऊह्य तंत्र युक्ति इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। और एक है डिस्कशन में जो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मोड ऑफ एक्शन। आपके ड्रग ने किस तरह से काम किया वो भी इमेजिनेशन पर बेस्ड है, सो लॉजिक पर बेस्ड है। सो सर्टेनली ऊह्य तंत्र युक्ति जो है वो दोनों जगह पे यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट तंत्र युक्ति इज समुच्चय तंत्र युक्ति। समुच्चय तंत्र युक्ति का मतलब होता है इज बेसिकली ए ग्रुपिंग बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। जैसे अगर डेफिनेशन आप देखेंगे तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि ये भी, बस आप चीजों को ऐड करते जाइए किसी ग्रुप में, एंड दैट इज समुच्चय तंत्र युक्ति। जैसे ये जो कोटेशन आपको यहाँ पर दिया है, ये इंद्रिय स्थान फर्स्ट चैप्टर का है, वर्णस्थ और इंद्रियार्थ, जहां पर पूरे इंद्रिय स्थान में कौन कौन से टॉपिक्स को डील करने वाले उसका एक ग्रुप बताया गया है तीसरे 3 या 4 नंबर के श्लोक में। तो वर्णश्च, स्वरश्च, च करके जब आप इन चीजों को ऐड कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज समुच्चय। तो क्लिनिकली कैसे यूज करेंगे हम इसको? ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। जब भी हम डायग्नोसिस करते हैं, किसी एक साइन या सिम्टम पर हम डायग्नोसिस नहीं करते। पेशेंट में हमें ABCDE जो भी जितने भी आपको लक्षण मिल रहे हैं, उन सभी को आपको लिखना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, उन सभी को इकट्ठा करना पड़ता है, देन ओनली यू विल बी एबल टू रीच टू पर्टिकुलर डायग्नोसिस।
जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए यू नीड टू कलेक्ट मल्टीपल एविडेंसेस। तो जितने ज्यादा एविडेंसेस होंगे उतना द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट मेडिसिन increases, and nowadays it is called as the era of evidence based medicine। तो यहाँ पर आप जितने एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे that will be समुच्चय। हाँ, युक्ति प्रमाण, युक्ति का जो डेफिनेशन है कि बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योगजान, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना और उसके बाद किसी कंक्लूजन तक पहुंचना, दैट इज युक्ति। तो बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके जोड़ना जो है दैट इज समुच्चय। रिसर्च में भी उसी तरह से लिटरेरी रिव्यू में हम करते हैं, सभी चीजों को इकट्ठा करना, डाटा इंटरप्रिटेशन आफ्टर ग्रुपिंग और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ड्रग। जैसे सबसे पहले रिसर्च स्टडी में हमें एक तो हमारा जो ड्रग है उसको स्टैंडर्डाइज करना है, देन वी हैव टू पुट इट फॉर एनालिटिकल स्टडी अगर है, एनिमल स्टडी है, क्लिनिकल स्टडी है, and at the end we have to compile all of these things and then we will reach up to the discussion and conclusion. So compiling all this particular thing is nothing but samucchay, so to reach up to a proper treatment protocol or research. Next जो तंत्र युक्ति है वो है निदर्शन तंत्र युक्ति। Examples which can be understood by low IQ people, ऐसे एग्जाम्पल देना जो कोई मूर्ख व्यक्ति है और जो इंटेलेक्चुअल है दोनों को भी आसानी से समझ में आ जाए, which is explained in a very simple language। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप नॉन मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो वो अमृत की तरह काम करता है, और कोई अननोन मेडिसिन है तो वो विष की तरह काम करता है, और इसीलिए हमेशा जो भी मेडिसिन है वो नोन होना चाहिए। दिस इज हाउ द कंसेप्ट इज टोल्ड। नाउ क्लिनिकली कैसे यूज करते, दिस तंत्र युक्ति इज वाइडली यूज इन एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। पूरी संहिताओं में सबसे ज्यादा अगर किसी तंत्र युक्ति का यूज हुआ होगा तो है निदर्शन तंत्र युक्ति। हर एक बार वो आपको एग्जाम्पल दे रहे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द फिनोमेना वेरी वेल। उसी तरह से जो भी पेशेंट होता है उसका डिसीज है, पैथोलॉजी है या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, उसको आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में या एग्जाम्पल देके समझाना होगा, विच कैन बी अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल। इन द सेम वे रिसर्च में भी एक्सप्लेनेशन ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन शीट, इसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं। तो जितना वो आसानी से आप समझाएंगे, जितने सिंपल एग्जाम्पल्स देंगे, उतना आपका ऑडियंस जो है, जो पार्टिसिपेंट्स है, वो आसानी से उसको समझ जाएगा। नेक्स्ट जो तंत्र युक्ति है वो है निर्वचन तंत्र युक्ति। पहली तंत्र युक्ति से थोड़ी अलग। पहली तंत्र युक्ति जो थी वो सिर्फ लिमिटेड थी, दोनों के लिए एप्लीकेबल थी, बुद्धिमान और मूर्ख। बट निर्वचन जो है इट इज एक्सक्लूसिवली रिस्ट्रिक्टेड टू हाई IQ पीपल। तो निर्वचनम नाम पंडित बुद्धिगम्यो दृष्टांता, दोज हु आर एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, वही लोग उस एग्जाम्पल को समझ पाएंगे, बाकी लोगों को एग्जाम्पल समझना मुश्किल होगा। तो जब आपका ऑडियंस लिटरेट है, पर्टिकुलर स्ट्रीम से बिलोंग करता है, तो आप वहां पर इस तंत्र युक्ति का यूज कर सकते हैं। यहां पर जो एग्जाम्पल दिया है वो सूत्रसार 16 चैप्टर से, जहां पर पर्टिकुलरली स्वभाव परमवाद के बारे में कहा गया है कि जब किसी भी चीज का डिस्ट्रक्शन होता है तो उसमें कोई कारण नहीं है। जैसे जो काल है, काल के डिस्ट्रक्शन में हमें कारण का पता नहीं चलता, उसी तरह से जो भी चीजें उत्पन्न होती है उनके डिस्ट्रक्शन में हमें उसका कारण देखने को नहीं मिलता है। तो अब इसका हम कहां पर यूज करेंगे, तो बेसिकली एक्सप्लेनिंग द डिसीज आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एजुकेशन ऑफ द पेशेंट। जब आप देखते हैं कि द पर्सन इज साइंटिफिक, रिसर्चर है, इंजीनियर है, टीचर है, या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप थोड़े और उसको आसानी से समझ में आए उस तरह से और साइंटिफिक एग्जांपल्स दे सकते हैं टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर डिसीज। रिसर्च में पर्टिकुलरली तंत्र युक्ति की, निर्वचन तंत्र युक्ति की जो दूसरी डेफिनेशन दी है सुश्रुत संहिता में, जहां पर डेफिनेशन के बारे में बताया कि निर्वचन तंत्र युक्ति मतलब किसी भी टेक्निकल टर्म की निरुक्ति को देना। तो ऑल टेक्निकल टर्म्स आर टू बी डिफाइंड फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च। जितनी भी टेक्निकल टर्म्स है उनको पहले आपको समझना होगा, और इसीलिए रिसर्च के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं 4th ईयर में एज वेल एज 1st ईयर MD में, उन्हें हम रिसर्च के टेक्निकल टर्म्स को पहले समझाते हैं, सो दैट ऑल दोस टेक्निकल टर्म्स कैन बी इजीली अप्लाइड इन देयर ओन रिसर्च। नेक्स्ट तंत्र युक्ति है नियोग तंत्र युक्ति, मैंडेटरी गाइडलाइंस। इसके पहले एक तंत्र युक्ति हमने देखी थी उपदेश, जहां पर रिलैक्सेशन तो थोड़ा कि इट इज नॉट मैंडेटरी टू फॉलो, लेकिन जहां पर मैंडेटरी की ये आपको करना ही होगा, जैसे अवश्य अनुष्ठेयतया, ये आपको करना ही होगा, इसमें आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। एग्जाम्पल दिया गया है जेंताक श्वेत से। जेंताक श्वेत में ऐसा कहा जाता है कि जेंताक श्वेत का जो चेंबर है उसमें से बाहर आते वक्त वहां पर जो पिंडिका बनाई गई है, एक बेंच जैसा जो स्ट्रक्चर है,
उसको पकड़ के आपको धीरे धीरे बाहर आना है, आपको बीच में से बाहर नहीं आना है, क्योंकि बीच में वहां पर एक बॉयलर जैसा स्ट्रक्चर है और वहां का जो हीट है दैट माइट बी मोर देन 300-400 डिग्री सेल्सियस, और इसीलिए इट इज मैंडेटरी, स्ट्रिक्टली है कि उस व्यक्ति को उसी तरह से बाहर आना है। और इसको हम क्लिनिकली बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मैंडेटरी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, कि जिसमें कोई भी लिबर्टी नहीं है कि इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को आप जरा भी चेंज नहीं कर सकते, इसको आपको मैंडेटरीली फॉलो करना होगा, तभी आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। वैसे ये स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस फॉर पथ्यापथ्य, जब हम पथ्यापथ्य बताते हैं तो कई बार हम पेशेंट को बताते हैं कि ठीक है इतना रिलैक्सेशन आपको है, तो रिलैक्सेशन तो बेसिकली एडवाइस की कैटेगरी में चला जाता है, उपदेश। लेकिन जब आप बताते हैं कि नहीं ये आपको करना ही होगा, ये अगर आप नहीं करेंगे तो आपको तकलीफ होगी, सो दैट इज नियोग तंत्र युक्ति। स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के लिए या उस डिसीज को दोबारा ना होने के लिए जो भी आप स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस देंगे दैट इज नियोग तंत्र युक्ति। याप्य व्याधि जो हमारा तीसरा प्रकार है व्याधि का, कि अगर पथ्यापथ्य फॉलो नहीं होता है तो तुरंत रिलैक्सेस होता है, तो वहां पर पथ्य का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब तक वो पथ्य फॉलो करेगा तब तक वो जिंदा है, और इसीलिए वहां पर नियोग तंत्र युक्ति का सबसे ज्यादा यूज क्लिनिकली हम देखते हैं। इन रिसर्च मैंडेटरी रिसर्च प्रोटोकॉल्स, कि जिसको आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रिक्टली आपको ये फॉलो करना ही होगा। इथिकल गाइडलाइंस, जो भी आपको इथिकल गाइडलाइंस दी जा रही है इथिकल कमेटी से, उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि ठीक है मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। वैसे ही डॉक्टरल रिसर्च कमेटी के सजेशंस मैंडेटरीली आपको फॉलो करने होंगे, क्योंकि जब आप नेक्स्ट आपका जो रिसर्च प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करने वाले, उसके पहले आपको दिखाना होगा कि यू हैव फॉलोड ऑल द गाइडलाइंस व्हिच हैव बीन गिवन इन द प्रीवियस रिसर्च प्रोजेक्ट्स, तो वो हो गया नियोग तंत्र युक्ति। नेक्स्ट 33rd जो है वो है विकल्प, ऑप्शन प्रोवाइड करना। विकल्प पाक्षिक अभिधान, जितने ज्यादा ऑप्शन आप दे सकते हो, जैसे यहाँ पर प्रमेय के बारे में कहा गया है कि इसको आप सारोदक दे सकते हैं, विजय सार का जो है उससे सिद्ध जल दे सकते हैं, या कुछ सिद्ध जल आप वहां पर दे सकते हैं, तो वहां पर आप ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और यही हम प्रैक्टिस में करते हैं पेशेंट्स को बिटवीन शोधन एंड शमन चिकित्सा। पेशेंट को आपको एक्सप्लेन करना होगा कि वी हैव गॉट 2 ऑप्शंस, आइदर हम शोधन चिकित्सा के लिए जा सकते हैं या शमन चिकित्सा के लिए। उसी तरह से है इंटीग्रेटिव अप्रोच, जहां जिन हॉस्पिटल्स में मल्टीपल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पैथीज, जैसे एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्धा, वहां पर ऑप्शंस दिए जाते हैं कि पेशेंट हैज टू चूज कि कौन सा उनको ट्रीटमेंट। डाइट प्रोटोकॉल पथ्य में हम पेशेंट को बताते हैं कि ओके इन 4 या 5 चीजों में से हर एक सब्जी आप ले सकते हैं, या इस तरह की इतनी जो पल्सेस है इसमें से 2 या 3 पल्सेस को आप यूज कर सकते हैं। एक्सरसाइज में हम पेशेंट को ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि इन एक्सरसाइज या योगिक प्रोसीजर्स में से ये जो आपको कन्वीनियंट है वो आप कर सकते हैं। रिसर्च में भी इसी तरह से सबसे इंपॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट और नॉट इन अ क्लिनिकल ट्रायल। पेशेंट को आपको ऑप्शन देना होगा, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते टू पार्टिसिपेट इन दैट क्लिनिकल ट्रायल। वैसा ही है जब हम रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, सिंगल ब्लाइंड है तो रिसर्चर डिसाइड करता है कि कहां पर हम इनको डालने वाले हैं। डबल ब्लाइंड है तो स्टैटिस्टिशियन हो या थर्ड पर्सन हो वो डिसाइड करेगा 2 या 3 ग्रुप में से कहां पर इनको डालना है, तो यू हैव गॉट मल्टीपल ऑप्शंस। उसी तरह से मल्टीपल आर्म क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट को ऑप्शन दिए जाते हैं कि एक सर्जिकल ऑप्शन है या कंजर्वेटिव मेडिकल ऑप्शन है, तो उसमें से वो कौन सा चूज करना चाहते हैं। दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिए जाते हैं। इवन इन द कंडीशंस लाइक कार्सिनोमा, उसमें भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस देने पड़ते हैं। तो दैट इज द तंत्र युक्ति। नेक्स्ट है प्रत्युत्सार तंत्र युक्ति। यहाँ पर आप सर्टन कंसेप्ट्स को रिजेक्ट कर रहे हैं, बट आपको वहां पर एक साइंटिफिक रीजनिंग देना होगा कि क्यों आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो उपपत्या, कारण देने के बाद परमत निवारक, दूसरे के मत को रिजेक्ट करना और उसका रीजन देना। जैसे यहाँ पर बताया है कि जो 25th चैप्टर है कि पुरुष की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो पहले आता है कि रस जाने, रस से उत्पत्ति हुई है, बट इमीडिएट बाद में कॉन्ट्राडिक्ट किया गया कि आत्मा जो है वो रस से उत्पन्न नहीं होता, और इसीलिए पहली जो थ्योरी है वो रिजेक्ट हो जाती है और उन्होंने अपना कारण दिया। एंड द सेम वी डू इन आवर क्लिनिकल प्रैक्टिस। इन कॉम्प्लेक्स केसेस जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होते हैं वो रिजेक्ट होते हैं, बट आपको एक साइंटिफिक रीजनिंग उसको देना होगा कि क्यों आप इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को रिजेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इज सब्जेक्ट सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रीजनिंग। रिसर्च भी उसी तरह से, रिजेक्शन ऑफ द सिनॉप्सिस, जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनको काफी एक्सपीरियंस होगा, उनको 2-3 बार सिनॉप्सिस सबमिट करना पड़ता है, हर बार उनका सिनॉप्सिस रिजेक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रीजनिंग। उसी तरह से रिसर्च प्रोटोकॉल जो है वो एक्सपर्ट्स या कमिटी मेंबर्स है वो रिजेक्ट करते हैं, बट उनको वहां पर एक रीजनिंग देना जरूरी होता है। रिजेक्शन ऑफ द रिसर्च आर्टिकल्स, कई बार हम जब आर्टिकल भेजते हैं तो वहां से एक रिजेक्शन नोट आता है कि दिस आर्टिकल कैन नॉट बी पब्लिश इन आवर
रिसर्च पेपर जर्नल, क्योंकि या तो हमारा ये एरिया नहीं है, तो जो भी उनको लग रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे गिव यू द साइंटिफिक रीजनिंग कि इस आर्टिकल को पोलाइटली हम रिजेक्ट करते हैं। सो बेसिकली पीयर रिव्यू जो प्रोसेस होता है उसमें हम यही करते हैं कि उस आर्टिकल में जो जो हमें लग रहा है कि जो करेक्शंस होने चाहिए वो हम देते हैं, एंड दैट इज प्रत्युत्सार तंत्र युक्ति। नेक्स्ट 35 नंबर की जो तंत्र युक्ति है वो है उद्धार। यहां पर रिजेक्शन ऑफ अदर्स ओपिनियन तो है, लेकिन साइमल्टेनियसली अपना जो व्यू है वो भी हम लोगों के सामने रख रहे हैं। इसीलिए डिबेट्स में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है पर पक्ष दूषणम, दूसरे की गलतियां निकालना और बाद में अपने पक्ष को वहां पर प्रूव करना। जैसे ये जो कोटेशन है ये फिलोसॉफिकल एग्जांपल है, बेसिकली सूत्रसन 25 चैप्टर में पुरुष उत्पत्ति के बारे में दिया गया है, जहां पर अलग अलग वाद वहां पर दिए गए हैं, और एट द एंड ऑफ दैट चैप्टर आत्रेय पुनर्वसु बताते कि जिन जिन भाव से उस व्यक्ति की उत्पत्ति होती है वही सभी भाव उस व्यक्ति के व्याधि के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका हम यूज कहां पर करते हैं? क्लिनिकल बोर्ड डिबेट्स में। क्लिनिकल डिबेट बोर्ड्स में जब भी आप एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होने वाला है, आपको अपना व्यू रखने के लिए जगह है विद साइंटिफिक रीजनिंग। सो एडवाइजिंग अ पर्टिकुलर पैथी आफ्टर डिस्कशन, कि उस व्यक्ति के लिए कौन सी पैथी अच्छी है वो आपको बताना होगा। सिलेक्शन है शोधन एंड शमन प्रोटोकॉल विद सर्टेन रीजनिंग। कार्सिनोमा में जैसे अभी बात कर रहा था कि मेडिकल, सर्जिकल, रेडिएशन, केमोथेरेपी, इन ऑप्शन में से ये पर्टिकुलर ऑप्शन ठीक है, एंड यू हैव टू प्रोवाइड द रीजनिंग, देन ओनली इट विल बी एक्सेप्टेड। विदाउट रीजनिंग nobody is going to accept your views or give a thorough thought about your particular views. उसी तरह से एक्सेप्टिंग द डीआरसी एंड आईसी रिमार्क्स, उनके जो भी व्यूज होते हैं वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज उद्धार तंत्र युक्ति। डॉक्टरल रिसर्च में जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट सजेशंस होते हैं वो उनके अपने व्यूज होते हैं, जो हमारे व्यूज को उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट करके रखे होते हैं और उनको हम एक्सेप्ट करते हैं। उसी तरह से फंडिंग एजेंसी के सजेशंस, अगर मान लीजिए हम कोई रिसर्च प्रपोजल भेज रहे हैं तो रिसर्च प्रोटोकॉल शुड बी इन लाइन विद फंडिंग एजेंसी। तो फंडिंग एजेंसी कई बार हमें कुछ सजेशंस भेजती है कि आप उसमें मॉडिफाई करो, देन ओनली इट विल बी एक्सेप्टेड। सो दैट इज अगेन कैन बी प्लेस्ड इन उद्धार तंत्र युक्ति। आखिरी जो तंत्र युक्ति है वो है संभव तंत्र युक्ति। संभव तंत्र युक्ति इज बेसिकली द सोर्स ऑफ ओरिजिन, किस चीज का कहां पर उत्पत्ति हो रहा है। तो ये संभव नाम यद यस्मिन उपपद्यते, जो चीज जहां पर उत्पन्न हो रही है, व्हाट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे पिपलू, व्यंग, नीलिका, दीज आर ऑल कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स, कहां पर उत्पन्न होते हैं? मुखे। तो इसको हम कहां पर यूज करेंगे? जैसे सभी व्याधियों की जो उत्पत्ति है उसका मेन कारण कहा गया है हेतु, और दूसरा वो व्याधि जो है वो शरीर में कहां पर उत्पन्न हो रहा है, दैट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज। और इसीलिए चरक संहिता सूत्र चिकित्सा शास्त्र 30वें चैप्टर में जहां पर अनुक्त व्याधि के बारे में बताया गया है, या इवन सूत्रसान 18 चैप्टर जहां पर तस्माद विकार प्रकृति अधिष्ठानांतराणि समुत्थान विशेषाश्च, तो वहां पर अधिष्ठान का जानना या समुत्थान विशेष का जानना, इन दोनों को जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप जो न्यूली ओरिजिनेटेड डिसीज है ना उसको डायग्नोज कर पाएंगे ना ही उसको ट्रीट कर पाएंगे। जैसे कोविड है आज न्यूली ओरिजिनेटेड डिसीज है, तो पहले तो आप उसको पॉजिटिव फैक्टर्स को जानिए और वो किस सिस्टम को हर्ट कर रहा है वो आप जानिए, तभी आप उसको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दे सकते हैं। तो उत्पत्ति का जो सोर्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज नथिंग बट संभव। रिसर्च में भी उसी तरह से होता है, रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्सेस हमें कोट करने पड़ते हैं। वी कैन नॉट हैव हैप्पैजार्ड कोटेशंस जिनका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, और इसीलिए हम जो साइटेशंस लिखते हैं, साइटिंग इंडेक्सिंग जो हम करते हैं, वहां पर हम हमारा जो रिसर्च पेपर है उसको और ज्यादा ऑथेंटिक करने के लिए या उसको जस्टिफाई करने के लिए उसके जो ओरिजिनल सोर्सेस है उनको हम कोट करते, एंड दैट इज आल्सो गिविंग द क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर्स। तो दैट इज बेसिकली the use of संभव तंत्र युक्ति in clinical as well as research practice. Now this was all about the 36 तंत्र युक्ति। सभी तंत्र युक्तियों को in detail हमने देख लिया है। Now last 3-4 slides are there। जो इन 36 तंत्र युक्ति के अलावा जो भट्टा हरिचंद्र ने 4 तंत्र युक्तियां जोड़ दी, वो है परिप्रश्न, व्याकरण, विक्रांताभिधान और हेतु। तो चक्रपाणी क्लियर कट बता देते कि जो परिप्रश्न जो है वो उद्देश्य में इंक्लूड कर लीजिए, कंसाइज डिस्क्रिप्शन है। व्याकरण जो है वो व्याख्यान, मतलब किसी टॉपिक को ऑडियंस को और डिटेल में बताना। विक्रांताभिधान इट इज नथिंग बट गिविंग द मोर डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। और हेतु जो है वो इट इज नथिंग बट द प्रमाणास लाइक आप तो प्रत्यक्ष, अनुमान, ये जो भी प्रमाण है ये सभी आप हेतु जो तंत्र युक्ति है उससे
समझ सकते हैं. So this is how we can understand the 40 tantra yuktis which are described or which are related in Ayurvedic text. So this is all about the presentation. Now what is the take home message? So basically tantra yukti का जो main purpose है वो application of the tantra. कहाँ पर आप इसको यूज करेंगे? क्लिनिकली हमने देख लिया, रिसर्च में आप इसका यूज करेंगे, बट इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि तंत्र युक्ति कैन ऑलवेज बी अप्लाइड टू एनी साइंस. किसी भी साइंस में आप इसका यूज हो सकता है. एनी प्रैक्टिकल साइंस तंत्र युक्ति कैन बी अप्लाइड. सिर्फ जरूरी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द तंत्र युक्ति, और बाद में इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द संहितास. सर्टेनली इट हेल्प्स अस टू गिव द हिडन मीनिंग्स, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है उन कंसेप्ट को समझने के लिए हेल्प करती है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारी संहिताएं हैं उनको प्रैक्टिस में ले जाने के लिए इन तंत्र युक्तियों का यूज होता है. और जो हमारा अल्टीमेट एम है टू सर्व द मैनकाइंड इन अ बेटर वे, इट कैनॉट बी सर्व्ड विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ तंत्र युक्ति. और ये जो पूरा का पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो खत्म नहीं हो सकता बिना एक्नॉलेज किए इस आर्टिकल को, बिकॉज आई हैव टेकन हेल्प फ्रॉम दिस वेरी गुड आर्टिकल विच इज published related to application of tantra yukti. तो I'll urge the audience to go through this article, जहां पर रिसर्च के बारे में काफी कोरिलेट किया गया है. दूसरा, I'll insist everybody to visit this website चरक संहिता ऑनलाइन. अगर आप जानते हैं कि डॉक्टर गोपाल वशिष्ठ सर जो यूएसए में है, उनका ये प्रोजेक्ट है जहां पर ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे जो रिसर्चर्स है, टीचर्स है, उन्होंने 120 चैप्टर की चरक संहिता है उसको रीराइट किया है, और उसका पूरा का पूरा विकी एडिशन आज इस यहाँ पर अवेलेबल है. तो पूरा का एक वहां पर तंत्र युक्ति पर बहुत अच्छा आर्टिकल है. तो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन विजिट. एंड एट द एंड आई नीड टू एक्नॉलेज बबीता मैम एज वेल एज एस चौहान सर, क्योंकि इन्होंने ऐसा सोचा कि ओके दिस पर्सन इज कैपेबल ऑफ टॉकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. क्योंकि जब भी हम कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट का एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उस वक्त हमें बहुत सारी नई चीजें भी पता चलती है. सो थैंक यू मैम एंड सर. आई एम ऑल्सो थैंकफुल नीरज व्यास सर कि जिन्होंने 2 दिनों तक मॉडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई. एंड एज वेल एज आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू टीम वैद्य मित्रम फॉर प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद योर ऑडियंस. एंड सर्टेनली इट इज एन एक्सलेंट जॉब दैट यू आर डूइंग. एंड माय वेल विशेस आर ऑलवेज विथ यू. जो भी आप आगे और आपका जो सीनियर लेवल या जूनियर लेवल पर जो कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो माय बेस्ट विशेस are always there. And at the end, I would like to finish my presentation with a quotation of Professor Shri Krishna Khandal sir, जो NIA जयपुर में थे, अभी भी है सर, वहां पर प्रैक्टिस कर रहे. तो उन्होंने एक कंसेप्ट मुझे बताया था कि रितेश, आयुर्वेद की जितनी भी संहिताएं हैं उसमें जो भी बताया है वो सिर्फ नॉलेज है. उस नॉलेज को जब हम क्लिनिकली अप्लाई करेंगे तो वो विजडम होगा. सो बेसिकली द जर्नी ऑफ नॉलेज टू विजडम इज नॉट पॉसिबल विदाउट Tantra Yukti. So thank you very much. Thank you all. Namaste.